अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ यस या नो, मतलब यस अगर सुनाई दे रहा होगा तभी आप लिखोगे। सो प्लीज़ राइट इफ़ यू आर एबल टू हियर माई वॉइस और मेरा साउंड आपको प्रॉपरली ऑडिबल है तो ज़रूर से ज़रूर लिखें ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप मुझे सुन पा रहे हैं और फिर मैं स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सभी लोग यस लिखें अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो, ताकि मुझे समझ में आए कि आई कैन स्टार्ट। हेलो, चलिए बहुत बढ़िया, कन्फर्मेशन आ गया आपका। ठीक है, अच्छा, कई लोग वो पीडीएफ की बात करें। देखिए, इसके पहले की जितनी भी पीडीएफ हैं, इवन मैंने एक क्रैश कोर्स लिया था अरिथमेटिक का, जिन्हें नहीं पता है वो सारी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको तो बहुत सारी लिंक्स मिलेंगी पीडीएफ की, तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और उसमें कई पीडीएफ में तो लिंक भी दी हैं वीडियोस की कि आप क्यूआर कोड स्कैन कर लो या फिर आप उसको सीधे लिंक भी है, क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले एक वीडियो लेके बताया था कि देखिए सीपीओ के पेपर में रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है, वही क्वेश्चन केवल डेटा चेंज करके दे दिए गए। जैसे 12th मार्च से 13 मार्च में इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ डेटा बदला है, क्वेश्चंस वही हैं, राइट। तो उनको बार बार करने का मतलब नहीं है। तो मैंने क्या किया कि 14th मार्च की शिफ्ट के क्वेश्चन में हमारी टीम ने देखा और बताया कि उसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। 13th पूरा रिपीटेड है, तो 13th को हम ड्रॉप कर रहे हैं। 14th के हमने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपके सारे वैरायटीज़ भी हो जाएंगी और आपको वही डिस्कशन बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस मेरे सामने हैं। और आपकी बहुत सारी लर्निंग होगी, एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड लर्निंग है। एग्ज़ाम में कैसे अच्छा करना है, किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए क्वेश्चंस को करने के लिए, उस पर बातें करेंगे। तो जो सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जरा इसको मैं पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है कि जो एवरेज एज है वो एक क्रिकेट टीम का 11 प्लेयर्स का वो 27 ईयर्स है, और अगर 2 और प्लेयर इंक्लूड किए जाते हैं टीम में तो एवरेज आपका घट जाता है, 26 ईयर्स हो जाता है। तो बताना है कि जो एवरेज एज है 2 लोगों का जो टीम में इंक्लूड हुए हैं वो कितना है। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए तो आप एक चीज़ समझ लेना कि किसी भी ग्रुप में जो एवरेज है, अगर वो एवरेज कम हो रहा है, तो जो नए लोग आ रहे हैं वो कम एवरेज लेके आ रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। अगर ग्रुप का एवरेज 27 है और 2 नए लोग आए और जो 2 नए लोग अंदर आए उससे एवरेज हमारा कम हो गया, तो ये कम एवरेज लेके आए हैं, पहली बात। अब देखो, आपसे बात हुई कि इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता, मैंने काट दिया। फिर देखो, बाद में जो एवरेज एज है वो 26 ईयर्स हो गई है। अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूं कि जो प्लेयर्स थे, आप इसको चाहो तो ट्रेडिशनली भी बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। आप कहोगे 11 प्लेयर्स थे तो 11 × 27 आपका एवरेज एज था। 2 नए प्लेयर की एंट्री हुई तो ये आपका 13 × 26 आपका क्या हो गया, ये बाद में आपका एवरेज हो गया ना। और इसमें आपने क्या किया होगा, 2x, जैसे 2 नए लोग आए हैं, अगर उनका एवरेज x है तो आपने 2x ऐड किया होगा। तो ट्रेडिशनली तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ से हम 13 × 26 निकालेंगे और ये आपका 11 × 27 है, और यहाँ से आपकी 2x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, बट मैं दूसरा एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी आपको यही देना चाहता हूँ कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन में भी थोड़ा तेज रहें। आपको ये समझना है कि अगर एवरेज 27 से 26 हुआ है तो जो नए लोग आए हैं वो एवरेज कम लेके आए हैं, राइट। आप कम लेके आए हैं तो आपका 27 तो नहीं हो सकता है, कम से कम एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप 26 को भी आसानी से रिजेक्ट कर पाएंगे और ये भी आसानी से रिजेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, डेविएशन के टर्म्स में अगर हम सोचते हैं तो ये वैल्यू आराम से निकल सकती है, बट इस मेथड में भी कोई हर्ज नहीं है। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन अप्लाई इट और एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ सभी को समझ में आ रही होगी। अब मैं इसको डेविएशन के टर्म्स में कैसे समझाता हूँ कि जो 2 लोग आए उससे एवरेज क्या हुआ कि आपका 1 फॉल कर गया, तो ये बाकी के जितने भी 11 लोग हैं, 11 लोगों ने अपना जो एक एवरेज है वो फेंक दिया होगा, एक वैल्यू फेंक दिया होगा। तो जो 2 नए लोग आए हैं इनको इन 11 लोगों से 1 मिल जाएगा, तो 11 तो इनको यहाँ से मिल जाएगा। साथ ही साथ इनका एवरेज हमें चाहिए कितना, 26। तो टोटल कितना हमें चाहिए, टोटल हमें 52 चाहिए। अगर टोटल हमें 52 चाहिए तो अगर इनके पास 41 यहाँ से मिला है, इनको 11 मिला है, तो 41 इनको खुद लेके आना पड़ेगा। तो जो इनका खुद का एवरेज है वो 41/2 है, जो कि आपका है 20.5। डेविएशन की अंडरस्टैंडिंग से फ़ायदा ये होता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता है। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ डेविएशन। लेकिन अगर आपको डेविएशन में प्रॉब्लम है, आप स्टैंडर्ड
लिखना चाहते हो तो लिखो, आपको दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने मेरी एवरेज का क्लास देख लिया क्रैश कोर्स में तो आप शायद डेविएशन से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अच्छा देखिए, जो लोग कह रहे हैं फास्ट करो, प्लीज़ आप ऐसा ना करो कि मैं आपको यहाँ लर्निंग देने आया हूँ, तो वो देने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप फास्ट देखना चाहते हो तो आप लाइव क्लास मत अटेंड करो, बाद में आप देख लेना, फास्ट 2x लगा के आप देख लेना ना, पर क्लास में प्लीज़ जैसे मैं चल रहा हूँ मुझे चलने दीजिए आप, ठीक है। चलो ये सवाल देखो क्या कह रहा है कि ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। हाउ लॉन्ग विल इट दे टेक इफ दे डू द वर्क टुगेदर, ठीक है। अगर वो एक साथ काम करते हैं तो उनको कितना दिन लगने वाला है ये आपको बता दो। देखिए पहला चीज़ मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ए ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, फर्स्ट कैन नॉट बी राइट, ठीक है। वाई आई सेड दिस, इतना जल्दी मैंने, मेरा देखिए पर्पज़ ये कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने हैं फटाफट। ये मैंने गलत क्यों किया, क्योंकि मैंने कहा कि एक 12 दिनों में काम को खत्म कर रहा है, एक 18 दिनों में काम को खत्म कर रहा है। मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर दोनों 12 दिन वाले भी एक साथ लग जाते तो भी मुझे कम से कम 6 डेज लगने वाले थे, राइट और रॉन्ग। अगर दोनों 12-12 दिन वाले होते और उनको वो एक साथ काम करने लगते तो भी उनको 6 दिन लगते। यहाँ एक 12 दिन वाला है और एक 18 दिन वाला है, अगर ये मिल भी जाएंगे तो काम 6 दिनों में तो खत्म नहीं होने वाला है। और ये कह रहे हैं कि 5 सही 3/4 दिन में खत्म हो गया, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया, दिस कैन नॉट बी राइट। तो ये तो एक तरीका हुआ कि आप ए ऑप्शन को ऐसे बेवकूफ़ी में उड़ा सकते हो कि ये गलत है। पर इस क्वेश्चन को करने का जो नॉर्मल, इवन आपको सी और डी भी गलत कर सकता हूँ मैं सिद्ध, बट उसके लिए वही है कि थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो शायद अभी आप उस लेवल का नहीं सोचते होगे, इसलिए मैं सी और डी को अभी गलत सिद्ध नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये तरीका बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन करना कैसे है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए परसेंटेज रूट बेस्ट रूट है। 12 डेज का मतलब होता है एक दिन में 8.33% काम, 1/12 काम एक दिन में हुआ 8.33। 18 डेज का मतलब एक दिन में 1/18 काम, तो फ्रैक्शन में इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में हम इसको बोलते हैं सिंपली 5.55%। 1/18 को अगर आप इनको जोड़ दो तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, 13.88 मिल रही है। और 13.88% पर डे के हिसाब से अगर 100% काम खत्म करना है तो क्लियरली आप देखोगे 13 × 7 तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप इसको 14 भी मान लो तो आपको 14 × 7 जाना पड़ेगा, तब भी जाके 100 नहीं मिलने वाला आपको। तो 7 से ज़्यादा दिन लगने वाले हैं और 7 से ज़्यादा दिन एक ही ऑप्शन में मौजूद है, तो बी का सही होना उसकी मजबूरी है। अगर आप परसेंटेज के टर्म में सोचते हो इस क्वेश्चन में तो आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, कोई एलसीएम नहीं सोचने की जरूरत है, यू कैन मार्क द आंसर डायरेक्टली। ऑल्दो ये एलसीएम से भी आसानी से हो जाएगा, आप टोटल वर्क यूनिट को 36 यूनिट्स मान सकते हो, एफिशिएंसी आप कहोगे कि 3 और 2 हो गई, 3 और 2 कंबाइन होकर एफिशिएंसी 5 हो गई, और 5 की एफिशिएंसी से 36 यूनिट्स का काम करना है, सो 7 1/5 डेज आ गया, राइट। सो आई एम जस्ट सेइंग यू हैव द मल्टीपल वेज टू डू द क्वेश्चन, राइट, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। परसेंटेज इज ए प्रेफरेबल रूट फॉर मोस्ट ऑफ मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपको फेयर आइडिया देता है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल वर्क होता है वो हमेशा 100% होता है। एलसीएम में टोटल वर्क हर बार एलसीएम निकालना पड़ता है। सो जस्ट गेट ए ग्रास्प ऑफ बोथ द मेथड, आई एम नॉट अगेंस्ट एलसीएम मेथड, राइट, बट व्हाट आई एम सेइंग परसेंटेज इज यूजफुल मेनी ए टाइम्स, तो इसलिए परसेंटेज को भी समझना बेहतर है, समझना चाहिए। चलो अगला सवाल देखो ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक नंबर है विच अगर उसको हम 16% से इंक्रीज कर दें तो वो नंबर 1914 हो जाता है, तो बताना है कि वो नंबर क्या है। अब देखिए जिसने भी ये सवाल बनाया है वो आपको समझता है कि आप हैं मूर्ख, आप मूर्ख हैं, पर आप मूर्ख नहीं है। किसी भी नंबर को अगर बढ़ाने से मुझे एक नंबर 1914 मिल रहा है तो क्या वो नंबर 2020 या 2010 हो सकता है? अरे कभी नहीं हो सकता भाई। नंबर को बढ़ाने से 1914 मिल रहा है तो जो नंबर होगा ओरिजिनल वो 1914 से कम होगा कि नहीं होगा। सो ए और सी तो सही नहीं हो सकता है। अब हम इन दोनों पे ऑप्शंस पे आएंगे और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा करेक्ट है। देखो जो भी ऑप्शन सही है उसको 16% बढ़ाने से मुझे नंबर मिलना चाहिए। 16%, आप जरा डी ऑप्शन को ध्यान से देखना। 1780 को अगर मैं 15% से बढ़ाऊं मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए 1914 चाहिए। 1914 का मतलब ये जो गैप है अगर आप ध्यान से देखो तो ये गैप आपका कितना है? 134 का है। आप मुझे बताओ इसका 10% कितना है? इसका 10% खुद ही 178 है भाई। जब इसका 10% ही 178 है तो 16% बढ़ाने से क्या आपको 1914 मिलेगा? जीवन में नहीं मिलेगा। इसलिए डी ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता है। और अगर 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो चौथे ऑप्शन का सही होना उसकी मजबूरी है। क्यों डिवाइड करोगे यार? समय बर्बाद डिवीजन में ना करें, ठीक है? डिवाइड करोगे टाइम लेगा। यहाँ तो देख के आंसर निकल रहा है, 2 ऐसे ही गलत हो गए। ये भी साफ साफ दिख रहा है कि गलत है, क्योंकि इसका 10% खुद ही जो है साफ साफ मुझे मालूम है कि 178 के बराबर है।
और मुझे अगर 19 14 चाहिए तो मुझे तो बहुत कम ऐड करना है, 134 ऐड करना है। डी कैन नॉट बी राइट, सो बी इज करेक्ट। एग्जाम में कुछ ऐसे सोचना, समय बचेगा आपका। ये देखो कह रहा है कि जो एवरेज है सारे प्राइम नंबर्स का 10 और 25 के बीच में है, वो एवरेज कितना है। ठीक है, तो जरा वो प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। 11 हो गया आपका, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया और 23 हो गया। अब देखो ये कितने अच्छे भले प्राइम नंबर हैं। इनका सम 30, इनका सम 30 है, 60 हो गया और 23 आपका हो गया 83। 83 को 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 16.6। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान था, आपको सिंपली सारे नंबर्स को सम करना था। प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए बस कि कितने होते हैं, 10 से 25 के बीच में सबको लिख के उनका एवरेज ही निकालना था। वही पूछ रहा था कि 10 से 25 तक के सभी संख्याओं के अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। राइट। कौन सा ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट है, कहाँ पर। देखो मैं पिछले सवाल में ये फोकस मेरा नहीं है भाई। देखो देखो बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने। अगर ये ऑप्शन इनकरेक्ट है तो ये मेरा काम नहीं है पता करना, ये एग्जामिनर का काम था कि वो सही ऑप्शन दे। मेरी क्या गलती है। सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन कि बी करेक्ट इस सवाल में, इस सवाल में बोल रहा हूँ ना, इस सवाल में अगर इसमें 16% बढ़ा के इसका आंसर नहीं आ रहा है तो दैट इज नॉट माई वर्क। ये एग्जामिनर का काम था कि वो सही ऑप्शन दें। हमने अगर 3 ऑप्शन रिजेक्ट किए हैं तो हम चौथे ऑप्शन को बोलेंगे सही है। ये एग्जामिनर की जिम्मेदारी है कि वो सही सवाल दे। मैं अपना टाइम क्यों खराब करूं एग्जाम में। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। एग्जाम में पीएचडी मत करना कि ये ऑप्शन गलत है तो इमोशनल हो गए। ठीक है, छोड़ देना, वो एनालिसिस बाद में करते रहना। ना ही मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम माइंडसेट में सवाल करना सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना बस। ठीक है, सो आई एम नॉट फोकसिंग। बढ़ा के देख लो कि 16% बढ़ा के आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर सही है गलत। 3 गलत है तो चौथा सही होना चाहिए, नहीं है तो हमारी कोई गलती नहीं है, तो मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूँ। ये देखो आगे कह रहा है एक एलॉय है जिसमें 32% कॉपर है, 24% निकल है और रेस्ट जिंक है। तो बताओ हाउ मच जिंक इज प्रेजेंट इन 12 kg ऑफ द एलॉय। अब देखो इस सवाल में इन्होंने क्या किया है, जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो इतने बकवास ऑप्शन है। देखो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये तीनों इतने बकवास ऑप्शन है कि आई कैन रिमूव देम डायरेक्टली विदाउट डूइंग एनीथिंग। और उस केस में मैं यही बोलूंगा कि ए ऑप्शन का सही होना इसकी मजबूरी है। मैंने क्यों बोला भाई, क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूं। आई कैन लुक एट द क्वेश्चन। 32% आपने बोल दिया कॉपर है, 24% जिंक है, तो क्या इनको मिला के 50% से ज्यादा कॉपर और निकल है कि नहीं है। अगर 32% कॉपर है, 24% निकल है, तो इनका सम 50% से ज्यादा कॉपर और निकल हो गया, तो बाकी मतलब 50% से कम मेरा जिंक है। अगर 50% से कम मेरा जिंक है तो अगर आपने 12 kg का टोटल एलॉय दिया है तो 6 kg से कम होना चाहिए मेरा जिंक। 6 kg से कम एक ही ऑप्शन है, उसका सही होना उसकी मजबूरी है। राइट और रॉन्ग, क्लियर। देखिए पहले फोकस करिए पढ़ाई पे कि इसका लेवल अच्छा होता है बुरा होता है। आप लोग सिर्फ लेवल डिसाइड करो, पेपर अच्छा हो या ना हो, बस लेवल डिसाइड कर लेना कि किस पेपर का लेवल अच्छा होता है। ठीक है, फोकस ऑन द लर्निंग। राइट, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, क्लियर। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि यहां पर आपको कैसे एलिमिनेट करना है। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन, योर फोकस शुड बी ऑन द क्वेश्चन, नॉट द लेवल, नॉट द टॉपिक फ्रॉम विच क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम। आप लोग क्या करते हो कि इस क्वेश्चन का लेबल क्या है, ये क्वेश्चन सीजीएल वाला है कि नहीं है। दैट्स व्हाई यू परफॉर्म बैडली इन द एग्जाम। आई टेल यू, आपके सामने एक सवाल है, जस्ट थिंक कि इस सवाल में आपको कैसे सोचना चाहिए। यू हैव टू एक्ट एज ए प्रॉपर इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, नॉट ए रोबोटिक ह्यूमन बीइंग। राइट, कि बस एक प्रोसेस सेट बैठा हुआ है वही करेंगे। डोंट डू दैट। जो कह रहा हूं वो करके आओगे तो एग्जाम में कई सवाल बिना टॉपिक के बारे में सोचे हुए निकल जाएंगे। चलो सवाल पढ़ो। कह रहा है 6 मेन है, 5 वीमेन है, उनको ₹14,822 मिलता है 2 दिनों में। 6 मेन और 5 वीमेन। और कह रहा है हाउ मच विल 4 वीमेन एंड 6 मेन अर्न इन 1 डे। एक दिन में ये कितना अर्न करेंगे। अगर ये सवाल है आपसे पूछा गया है जो, तो आप कंफर्टेबली सी और डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे, देखो 2 दिन का जो इनका अर्निंग है और लगा हुआ है, ध्यान से देखना आप। अगर मैं बात कर रहा हूं कि 2 दिन का इनका अर्निंग है वो 14,820 है, और अगर ये बात करें हम कि एक एक दिन की ही बात करें, राइट। लेट्स से मैंने कहा कि मेरे पास 6 मेन है और 5 वीमेन है, और मैं इनके एक एक दिन के पैसे की बात करूं तो ये क्या होगा 7,410, ये क्या होगा 7,410। अगर मैं एक एक दिन लेके कैलकुलेट करूं, क्योंकि और के केस में दोनों को 14,820 मिल रहा था, अभी क्या हो गया हाफ हाफ कर दिया मैंने, क्योंकि एक दिन की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो हमसे जो पूछा जा रहा है उसमें मेन कितने हैं, इतना ही है, 6 मेन यूज कर रहे हैं, लेकिन एंड के साथ 4 वीमेन है। ध्यान से देखना,
4 वीमेन अगर हमारे पास है और यहां पर मेरे पास 5 वीमेन है, बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना, यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट आपकी 2 आएगी या नहीं, यूनिट डिजिट आपकी 2 आ जाएगी। अगर मैं 5 से डिवाइड करके 1 का पैसा निकालना चाहूं तो यूनिट डिजिट 2 आएगी, और अगर मैं 4 का निकालना चाहूं तो यूनिट डिजिट यहां पर 8 आएगी। यहां यूनिट डिजिट 0 है, यहां यूनिट डिजिट 8 है, तो आंसर अगर सही हो सकता है तो केवल ए हो सकता है। दैट इज हाउ यू कैन मार्क द आंसर, क्योंकि लास्ट में 2 लास्ट में 8, आई कैन इजिली गेट आउट कि आंसर यहां पर इज गोइंग टू बी सिंपली एंडिंग इन 8। अगर 6 मेन एंड 4 वीमेन मैंने किया तो आंसर 8 में एंड करेगा। अगर आपको एग्जैक्टली निकालना है तो भी कोई चैलेंज नहीं है, आप इसको 5 से डिवाइड कर लो। अगर आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो कितनी वैल्यू आपकी आ रही है बताइए, आप कहोगे 14 आएगी, 80 टाइम्स आएगी, 82 टाइम्स आ जाएगी। 1482 हो गया वन वीमेन का कंपनसेशन एक दिन का, मैंने 5 से डिवाइड करके निकाला। फिर आपको क्या करना है, आपको इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। तो देखो कितना हुआ, ये 56 हो गया, और 56 और 300 आपका हो गया, ये हो गया आपका 59, राइट, क्लियर। और ये आपका 28 हो गया। तो अगर आपको एग्जैक्टली भी निकालना है तो 7410 को जोड़ दो इसमें 59 28 में, राइट। तो जो वैल्यू आपको चाहिए ये निकल आएगी, राइट। बट द क्वेश्चन इज कि अगर आप एग्जाम में ना थोड़ा शांत हैं, शांत दिमाग से रहोगे ना, तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स फ्रीली। लेकिन अगर आपका दिमाग पूरा अशांत है, लेवल निकालने में लगा हुआ है कि ये किस लेवल का सवाल है, ये सवाल क्यों आया, आप उसी में इमोशनली बह गए, तो फिर एग्जाम में क्या होगा, ठीक है, आप खुद ही देख लो। फिर यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग ट्रेडिशनली, डोंट डू दैट, क्लियर। चलो यहां आ जाओ। कह रहा जो ए और बी हैं उनकी जो एज का रेशियो है वो 5:7 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:7 है। और कह रहा है 5 साल पहले उनकी एजेस का रेशियो क्या था, 5:8 था, 5 years ago। तो अभी की जो प्रेजेंट एजेस है उनका रेशियो क्या है। आप ऑप्शन अगर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन 5:7 है, दूसरा ऑप्शन भी अगर आप डिवाइड करो 4 से तो 5:7 है, ये 5:7 नहीं है तो गलत हो गया, ये भी 5:7 है, तो तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। लेकिन अब मुझे बात करनी है कि अगर मैं 5 साल पहले चला जाऊं तो क्या रेशियो 5:8 है। तो अगर मैं 5 साल पहले चला जाऊं तो सबकी जो टोटल एज है जरा आप बताओगे, या तो आप 5-5 दोनों में कम कर लो, 5 साल पहले जाओगे तो ये 5 बचेगा और ये कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, तो ये गलत हो गया ना, इनका रेशियो 5:8 नहीं है। अगर मैं 5 साल पहले गया तो ये 15 बचेगा और ये 23 बचेगा, ये भी सही नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, उसका सही होना उसकी मजबूरी है, बिकॉज 5 साल पहले अगर मैं दोनों की एज 5-5 साल कम हो जाएगी ना 5 साल पहले, तो मैं यही पता कर रहा हूं कि क्या मुझे 5:8 मिलेगा। तो देखो मिला ही नहीं 3 में, तो 3 में अगर नहीं मिला तो ये चौथा सही होगा। आप चाहो तो निकाल के देख लो, मेरे को नहीं निकालना है, एग्जाम में भी आपको नहीं निकालना है, क्योंकि 3 अगर गलत होगा तो चौथा सही होना चाहिए, और नहीं होगा तो हमारी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सवाल देखो, कह रहा है 1/4 जो टैंक का है उसको 3 घंटे में भर सकता है पाइप ए। तो 1/4 3 घंटा, तो पूरा कितना आपका हो गया 12 आवर्स, ठीक है। ये हो गया आपका, जो पाइप ए की बात कर रहा है तो वो 12 आवर्स में पूरा भरता। बी का देखो क्या कह रहा है, 1/3 उसी टैंक का 2 घंटा, सो 1/3 अगर 2 घंटा तो आपको पता है पूरा कितना 6 घंटा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फिल्ड इफ बोथ द पाइप्स आर केप्ट ओपन। दोनों पाइप को आप ओपन करते हो तो आप चाहते हो कि क्या होगा, कितना टाइम लगेगा। तो बहुत ही आसान है, इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 16.66%, 1/6 का, और ये क्या होता है आपका 8.33%। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो 25% मिल जाता है ए प्लस बी की वैल्यू। और अगर 1 घंटे में दोनों मिल के 25% फिल करेंगे तो 4 घंटे लगेंगे 100% फिल करने में, दैट इज गोइंग टू बी 4 आवर्स। क्लियर है कि नहीं है, तो बहुत ही आसान है, राइट, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब इसमें मैं ऑप्शन एलिमिनेशन करना आपको सिखाऊं, अगर बुरा ना लगे तो बुरा मत मानिएगा बस, ठीक है। कई लोगों को बुरा लग जाता है, इसलिए मैं नहीं ये सब करवाता हूं। देखो लॉजिक कहाँ काम करता है, लॉजिक देखो कैसे काम करेगा। आप कहोगे एक वैल्यू है 12 आवर्स, बस ये सीख लो, दिमाग थोड़ा खुलेगा, ठीक है, नुकसान नहीं करेगा आपको। 6 आवर्स है एक का। अच्छा ये बताओ कि अगर मैंने दोनों पाइप को 12 और 12 लिया होता कैपेसिटी, तो कितने घंटे में फिल होता, 6 आवर्स में पूरा टैंक भरता, ठीक है। अगर दोनों की कैपेसिटी 12 आवर्स होती भरने की तो 6 आवर्स में भरता। अच्छा अगर दोनों की कैपेसिटी 6 आवर्स होती तो कितना लगता, आधा, 3 घंटा लगता। तो क्या आपका आंसर 3 और 6 के बीच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस। तो 3 और 6 के बीच में कितने ऑप्शंस हैं, पहला नहीं है, ये भी नहीं है। तो देखो इन्होंने पेपर में जो 2 ऑप्शन दिए हैं वो तो हम ऐसे मजाक में एलिमिनेट कर पा रहे हैं ना,
कि अगर एग्जाम में आप तुक्का लगाने में भी बैठ गए ना तो आपकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की कितनी होगी, 50%, 50%। अगर आपने सिर्फ अपने कॉमन सेंस को यूज कर लिया तो देखो क्या हो रहा है कि भाई 2 तो हमने ऐसे ही गायब कर दिए। अब बात बची कि एक ऑप्शन इसमें सही है कि नहीं, ए और सी में से एक ऑप्शन सही है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता देखिए आशीष जी क्या है, आप कह रहे हो हर क्वेश्चन में ऑप्शन मेथड नहीं लगा सकता कोई, किसने कहा आपसे? आपको प्रॉब्लम पता है क्या है, आपको दवाई चाहिए, ऐसी दवाई चाहिए जो हर जगह लगे, ठीक है? ये दवाई नहीं है, ये लॉजिक है। अगर आप इसको सीखोगे देन एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, अगर आप नहीं सीखते हो देन यू आर डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मूला। यू वांट टू बी अ रोबोट, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, डोंट टेक इट नेगेटिवली, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? एग्जाम में कोई चीज कब नहीं लगती है, जब आप अपने दिमाग, ये सब चीजें क्या है आप बताओ, दिस इज प्योर लॉजिक, है ना? अगर ये चीज आपसे एग्जाम में नहीं लगती है मतलब आप लॉजिकली सोच ही नहीं पाते हो, यू आर ए रोबोट, राइट? You are simply trying to mug up some things, formulas, and you want to perform in the exam. You can do it. I am not saying कि आपका आंसर नहीं आएगा, but this is a better way to solve things ना। जो आपको आता है वो तो अच्छी बात है, पर अगर आप अपने दिमाग को खोल के कुछ अच्छा सीख सकते हो ना भाई, तो उसको रिजेक्ट मत करिए, ठीक है? और मेरे पेट की चिंता मत करो, ठीक है? मैं कम कर लूंगा जब करना होगा, ठीक है? चलो अब इन दोनों में से देखो जरा देखना ध्यान से कि आपको कुछ करेक्ट करने का मन हो रहा है कि भाई इसमें कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो आप खुद कहोगे कि देखो अगर मैं ये करेक्ट मानता हूं तो 12 वाला 5/12 कर देगा 5 घंटे में, और ये आपका कर देगा 6 वाला जो 6 घंटे में भरता है ये 5/6 कर देगा, इसका सम 1 नहीं होता है, ठीक है? तो ये आपका गलत हो जाएगा, राइट? आपको मैं ऐसे समझाता हूं, अगर आप 4 को लेके चेक करो तो 4 वाला 12 आवर्स में कितना करेगा? अगर आप 12 आवर्स वाला पंप की बात करोगे तो 4 आवर्स में ये करेगा 1/3, क्योंकि ये 1/3 टाइम है, और ये कितना करेगा 2/3, 1/3 और 2/3 का सम 1 होता है, हो जाएगा, राइट? क्लियर है नॉट? चलो आगे सवाल करो। देखो पहली बात, जो लोग भी इस क्लास में, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप डाउट रेस करने के बजाय कि ये होगा कि नहीं होगा, आप जो समझ में आ रहा है उसको देख लो बस, ठीक है? जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू थिंक कि लॉजिकली चीजों को काम करने की जरूरत है। अगर आप प्रीलिम्स के लिए नहीं किया आपने तो मेंस के लिए कर लेना, ठीक है? राइट? बी स्मार्ट, एज मच स्मार्ट एज यू कैन, वरना ट्रेडिशनली दुनिया बढ़ के जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? चलो, मैन्युफैक्चरर सेल्स द प्रोडक्ट टू ए होलसेलर एट 6% प्रॉफिट। होलसेलर क्या कर रहा है, उस प्रोडक्ट को रिटेलर को बेच रहा है 8% प्रॉफिट पे, और रिटेलर क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल कर रहा है 10% प्रॉफिट पे, और जो प्राइस पे होता है कस्टमर के द्वारा वो 31,482 हो रहा है। तो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू द मैन्युफैक्चरर इज, ये कॉस्ट कितना है, ठीक है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? दिस इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, और जो लोग मेरे ऊपर बहुत ज्यादा शक करते हैं उनके लिए, उनको फिर से एक करारा जवाब अभी यहां मिलेगा, ठीक है? कि इस सवाल का जो आंसर है ना वो सी ऑप्शन है, और आप देख के लगा सकते हो। यू कैन मार्क इट सी विदाउट डूइंग एनीथिंग। वाई? लेट मी टेल यू वाई, लेट मी टेल यू वाई। देखो यहां पर आपको 6% का प्रॉफिट है, और मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, ये आपको मैं पेपर 1 जब मैं करा रहा था तो भी ये चीज मैं सिखा चुका हूं आपको। सवाल ये है कि कौन सीखता है कौन नहीं। ये 3 चीजें हुई हैं यहां पर, और ये 3 चीजें होने के बाद जो अमाउंट यहां पर है वो 31,482 है। आपसे ये वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि 6, 8, 10 का अगर आप सीधा सम निकालते हो तो कितना आ रहा है? 24% आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि सक्सेसिव वाला काम हो रहा है यहां, तो ये 24 होगा कि 24 से ज्यादा होगा? इट इज गोइंग टू बी मोर देन 24%, ठीक है? ये सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर मैं 6, 8, 10 को सक्सेसिवली रख रहा हूं इस तरीके से, तो ये वैल्यू 24% तो सीधा सम करके दे रही है, लेकिन जब सक्सेसिव परसेंटेज होता है तो ये सम 24% से ज्यादा आता है। क्या आपको याद है, मैंने बताया था कल परसों बताया था आपको कि 5%, 5%, 5% को 3 बार अगर सक्सेसिवली रखो तो 15.7625% आता है। ये कितने लोगों को ध्यान है? लगभग 0.76% एक्स्ट्रा आता है। अगर 555 होता तो यहां पर 6, 8, 10 है, तो एवरेज अगर मैं मान के चलूं रफली, तो मैं कहूंगा ये 24% की जगह अप्रॉक्सीमेटली 25% होगा। अप्रॉक्स रफ निकाल रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ किस ऑप्शन को 25% बढ़ाने से ये 31,482 आ सकता है? जरा ऑप्शन देखता हूं ध्यान से। ये देखो 28,306, ये वैल्यू अगर आपको 31 करनी है लगभग, तो लगभग आपको 3,000 बढ़ाना है, 3,000 बढ़ाना है। और 3,000 इसका कितना होगा? 25% होगा? नहीं भाई, 10% से थोड़ा सा ऊपर होगा। दिस इज रॉन्ग। क्लियर? हाँ, ये 7625%, वो छोड़ दो।
ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? पहला ऑप्शन सरासर गलत है। जरा दूसरे ऑप्शन को देखो जो 26,524 है, इसको अगर आपने 25% से बढ़ाया अप्रॉक्सीमेटली, तो आप कहोगे ये जो गैप है इनके और इनके बीच में लगभग 5,000 का है। आपसे मैं पूछूंगा इसका जरा 1/4 निकालना, आप कहोगे 1/4 इसका 6,000 के ऊपर आ रहा है, 6,000 से ऊपर आ रहा है। तो अगर 26 आपने 6 जोड़ा तो आप 32 पे पहुंच जाओगे। अगर ये गलत है तो ये भी गलत है, तो सही क्या है? सी ऑप्शन। ट्रेडिशनली कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि वो आना ही नहीं चाहिए। क्या वो भूल जाओगे अगर ये सब चीज़ें करने लगे तो? नहीं भाई, वो तो आता ही है। इट इज़ ऑल अबाउट व्हेन यू आर सिटिंग इन एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम, राइट, योर आउटलुक शुड बी लिटिल डिफरेंट, राइट, कि आप थोड़ा सा चीज़ों को इस तरीके से भी सोच पाएं। जब हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, वी विल यूज इट, वी विल यूज देम एंड गेट द आंसर। मैं फिर से लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि अगर 5% आपने 3 बार सक्सेसिवली ले लिया तो उसका नेट रिजल्ट होता है 15.7625%, यानी इसके सम से लगभग 0.76% एक्स्ट्रा। तो अगर मैंने 6, 8, 10 लिया है जो सारी वैल्यूज 5 से ज्यादा हैं, तो क्या रफली मैं इतना सोच सकता हूं कि अप्रॉक्सीमेटली 25% होगा 24 की जगह। बस उसी का इस्तेमाल करके मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। क्लियर और नॉट? और क्या आंसर आ गया? सी ऑप्शन। चलो ये देखो सवाल, क्लियर और नॉट? ओके। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं मनीष, अगर आपको कुछ इंटीजर का तरीका समझ में आ रहा है तो वो भी देख सकते हैं, वो भी आपका वैलिड तरीका हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने जो वैल्यू निकाली है, बट उसमें आपको परसेंटेज को थोड़ा और एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो परसेंटेज को थोड़ा और एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा कि वो परसेंटेज आपका क्या है। सो आई फील दिस इज मच बेटर, वेयर जब हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता ना, रफली लेके चल रहे हैं, तो बेहतर है हम ऑप्शन को इस तरह से एलिमिनेट करें, ठीक है। चलो ये देखो सवाल, कह रहा है कि जो वॉल्यूम है कोनिकल टेंट का वो 924 मीटर क्यूब है और इसका जो बेस एरिया है वो 154 मीटर स्क्वायर है। ये 154 का कितना टाइम्स है बताओ जरा, कितना टाइम्स है? 6 टाइम्स है। तो पहली बात तो मुझे ये पता है कि अगर हम बेस एरिया की बात करें, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच जो होता है ये आपको 924 दिया हुआ है, और जो ये वैल्यू आपको दी हुई है, ये वैल्यू आपको 154 दी है। मैंने आपको अभी बताया कि इससे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 6, तो 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18 मीटर्स। तो इसमें तो कोई दम ही नहीं था सवाल में, राइट। व्हाट शैल आई से? 18 मीटर हो गया हाइट। यहां देखो, कह रहा है कि ए ने लोन बोरो किया किससे? बी से, 8% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, और उसको रीपे कर दिया लोन को विद इंटरेस्टिंग टोटलिंग, ये इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्ट टोटलिंग ₹191,864। तो ये आपका जो रीपे हुआ है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो गया, जो कि टोटल अमाउंट ये है, ये रीपे हुआ। तो लोन कितना लिया गया ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। अब पता है ये भी सवाल बहुत ही, क्या बताएं, बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समय व्यतीत करता हूँ। 2 साल में 8% के इंटरेस्ट से आपको 16% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। 16% का अगर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो ये जो वैल्यू है ये है 191,864, यहाँ पर ये वैल्यू आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे ये अमाउंट निकालना है कि शुरू में कितना था। ये 16% का इंटरेस्ट लगा के वैल्यू है, तो ये जो भी वैल्यू थी, लेट्स से एक्स थी, तो एक्स क्या थी? एक्स सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन हो सकती है। पूछो कैसे? कैसे किया मैंने? वही डेसिमल लगा लो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर परसेंटेज पता है कि 16% है। 16% का मतलब होता है 1.16 टाइम्स। अब 1.16 से किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे इंटीजर मिलेगा? जरा बताओ। यहां डेसिमल के बाद 2 वैल्यू है, डेसिमल के बाद मेरी 2 वैल्यूज हैं। जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी मुझे इंटीजर देगा ही नहीं अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 1.16 से। सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो मुझे इंटीजर दे सकता है, तो वो सही होना चाहिए। क्लियर और नॉट? समझ रहे हो ना आप? बाकी आपको डिजिट मैच करनी है, जो करना है कर लो, वो ज़रूरत ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी नंबर उठा लो, जैसे ये वाला नंबर उठा लिया आपने 20, तो आप कहोगे कि अगर मैंने ये नंबर लिखा 168920, तो आप जरा ध्यान से देखो कि इस 20 को अगर आप 1.16 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसके 2 पार्ट्स हैं, 168900, इसको 1.16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डेसिमल गायब हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। प्लस यहाँ लास्ट में 20 भी तो है, 20 को 1.16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल गायब होगा ही नहीं, क्योंकि एक डेसिमल गायब होगा, एक नहीं होगा, राइट।
बाकी तो ट्रेडिशनली निकालना है तो इसको 1.16 से डिवाइड कर लो, आंसर तो आ ही जाएगा। वो तो आपको पहले से आता है, वो किसने बताया कि नहीं आता है, वो आता है। हाँ, यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बट ज़रूरत कहाँ है, यहाँ पर तुम्हारा जीरो देख के भी काम चल गया। ठीक है, चलें आगे। चलो अगला सवाल देखो, इसमें मैं क्या ही बताऊं, क्या आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा, 3 आंसर होगा कि नहीं होगा, 3 आंसर होगा कि नहीं होगा। यस, दैट्स वेरी सिंपल, क्योंकि देखो अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो आपको पता है ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 आता है, आपको इसे रटा होगा मुझे पता है, राइट। ओके, ये वैल्यू आई आपकी x² प्लस 1/x² -2, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो किसका, x माइनस 1/x का अगर स्क्वायर करें तो, है ना। ये वैल्यू आपको दी हुई है 11, 11 - 2 आपका बन जाता है 9, और अगर आप यहाँ से x माइनस 1/x निकालते हो तो आपकी वैल्यू यहाँ से बनती है +-3। क्लियर है नॉट, द वैल्यू विल बी +-3। ऑप्शन में 3 दिया है, 3 मार्क कर दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि माइनस कहाँ जाएगा क्या होगा, आई डोंट केयर, है ना। चलो अगला सवाल देखो, ये कह रहा है cos थीटा की वैल्यू 1/√10 है, तो tan थीटा की वैल्यू बता दो। मजाक ही कर रहे हैं आपसे, तो आप भी इनके साथ मजाक कर लो। ये हो गया आपका थीटा 1 हो गया, ये √10 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 3, कितनी वैल्यू आ गई 3। पर पता है आपको इस सवाल को इतना समय देना भी बेइज्जती है, पता है आपको क्यों, क्यों बोला मैंने ऐसा, कोई इसको मुझे समझा सकता है कि इस सवाल को इतना समय देना भी बेइज्जती है। ओके, बताऊं कैसे, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा देता हूं आपका। देखो कॉस फंक्शन जो होता है ना 0 से 90 डिग्री के बीच में डिक्रीजिंग होता है, कुछ ऐसा होता है कॉस फंक्शन। अगर मैं ये 0 करूं 90 डिग्री, मैं अपने बैच में बच्चों को पढ़ाता हूं ग्राफ ऑफ थोड़ा बहुत, तो ये क्या होता है ना, दिस कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, ये हमेशा डिक्रीज करता है। tan जो फंक्शन होता है ना वो हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है कुछ इस तरह से, राइट। और अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो cos आपका 1/√2 हो जाता है और tan आपका 1 होता है, यानी 45 डिग्री पे ही cos जो होता है वो ऊपर होता है tan के, tan होता है cot के ऊपर होता है, 1 से बड़ा होता है। तो 1 से बड़ा जो वैल्यू है ना, क्योंकि ये जो वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है 1/√10 वो 1/√2 से छोटा है। 1/√10, देखो सर्ड की बात कर लेते हैं कंपैरिजन की थोड़ी सी, कि कौन बड़ा है इसमें, 1/√2 बड़ा है 1/√10 से। तो cos अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जब cos की वैल्यू 1/√10 होगी तो आप 45 डिग्री के बहुत आगे निकल चुके होगे, तो tan आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, और 1 से बड़ा एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, उसका सही होना उसकी मजबूरी है, राइट। एनीवेज ये तो बहुत ही आसान सवाल था, आप डायरेक्ट ही कर लो, है ना, क्या ही ज़्यादा बात करें। चलो ये देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ 120 मीटर हाई लाइट हाउस the angle of depression of 2 ships on the opposite side of the base of the lighthouse is 30 degree and 60 degree. So what is the distance between the ships? ठीक है, सी ऑप्शन। अगर आपने मेरे मेंस के सॉल्यूशंस देख रखे हैं, जब मैं सीजीएल का मेंस का सॉल्यूशन करा रहा था 17 में भी 16 में भी, तो मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है शायद सबसे आसान टॉपिक है। इट इज़ बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स, और अगर वो स्टैंडर्ड ट्राइंगल आप मेंटली विजुलाइज कर सकते हो तो क्वेश्चंस डायरेक्ट हो जाएंगे। मेंटली कुछ नहीं करना आपको, मैं बताऊं कैसे, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। सी ऑप्शन कैसे मैंने करेक्ट किया, मैंने बोला कि देखो जो लाइट हाउस है ये मेंटली विजुलाइज करना है आपको बस। ये आपका कहा आपने कि 60 डिग्री है और आपने कहा कि ये मेरा 30 डिग्री है। अपोजिट टू 60 डिग्री अगर आपने कहा कि √3 है तो अपोजिट टू 30 डिग्री आपका 1 हो गया, और इस ट्राइंगल में अपोजिट टू 30 डिग्री अगर √3 है तो अपोजिट टू 60 डिग्री आपका क्या हो गया, 3 हो गया। सिंपल सी स्टोरी क्या है कि अगर आपके लाइट हाउस की हाइट √3 है तो आपके जो ये दोनों पॉइंट हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, 4। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लाइट हाउस की जो हाइट है वो 120 है, तो यानी जो आपका √3 है दैट करिस्पॉन्ड टू 120, तो आपका 1 विल करिस्पॉन्ड टू 40√3। स्केल फैक्टर मिल गया, तो 4 विल करिस्पॉन्ड टू 4 × 40√3। बहुत ज़्यादा मत सोचना, 160 × √3। अब आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि √3 की वैल्यू 2 के आसपास होती है लेकिन 2 से थोड़ा कम होती है, तो 320 से कम आंसर होगा थोड़ा सा। एक ही ऑप्शन है जो नियरेस्ट है, दैट हैज़ टू बी करेक्ट। सो कैलकुलेशन भी आपको उतना ज़्यादा
नहीं करना है जितना आपको लगता है। When you think traditionally, you try to calculate exactly and you waste your time. हमने क्या देखा भाई, हम ऑप्शंस को साथ साथ देखते हुए चलते हैं और हमने यही कहा कि 160 √3 मुझे निकालना है। √3 की वैल्यू 2 से कम होती है, 2 से कम होती है कि नहीं होती है? आप कह लो 1.5 से लेके 2 के बीच में होती है, तो 1.5 टाइम्स होगा तो ये 240 होता, 2 टाइम्स होता 320 होता, उसके बीच में एक ही वैल्यू है 277, वो सही होगा। ठीक है, क्लियर और नॉट? समझ रहे हो ना आप? टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये देखो कह रहा है ए ने बोरो किया 28,500 8% पर एनम इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड एनुअली, तो एनुअल कंपाउंडिंग हुई है 8% पर एनम पे। फिर कह रहा है 5,780 रुपीज जो है वो पे किया गया है फर्स्ट ईयर के एंड में, और कह रहा है कि देन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना होगा। तो क्या होगा, देखो पहले साल में जितना भी पेमेंट हुआ है, इंटरेस्ट जुड़ा, पेमेंट हुआ, वैल्यू कम हुई, उस वैल्यू पे मुझे 8% का इंटरेस्ट लगा देना है, आगे आंसर आ जाएगा। टोटल वैल्यू मुझे बता देनी है। तो लेट्स वर्क ऑन इट। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से आप रफली अगर सोचोगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 28,500 पे 8% का इंटरेस्ट लगाओ अगर एक साल का लगभग, तो आप इतना तो कह सकते हो ना कि वो वैल्यू इवन साफ साफ क्लियर है कि वो 2280 है। कैसे 2280? आप मल्टीप्लाई करके देखो आ रही है कि नहीं आ रही है जो वैल्यू मैंने की। देखो क्या करेंगे हम अगर इसको लेट से 300 मान लें, तो 300 इंटू 8 आपका कितना हो गया, 2400 हो गया, माइनस 15 इंटू 8 कितना हो गया, 120 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2280। ठीक है, तो ये 2280 मैंने लिखा, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा दिमाग में करने की कोशिश करो, राइट। अब 2280 इसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा, लेकिन 5780 रुपए का पेमेंट हो गया, 2280 जुड़ना है, 5780 का पेमेंट हो गया, यानी ये वैल्यू जो नेट है अब 3500 और कम हो जाएगी। सो मेरे पास अब जो नेट वैल्यू बचेगी अगले साल के लिए वो 25,000 है लेजर बुक्स में। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? कितना आसान है, 25,000 होगी या नहीं होगी? यस, दैट्स सो इजी, राइट। 25,000, अब ये 25,000 हो गया, आपको करना क्या है, इस पे 8% का इंटरेस्ट लगा दो। 8% का इंटरेस्ट अगर आपने इस पे लगाया तो आप कहां गिरोगे? 8% 10% 2500 से कम होगा, ये ऑप्शन, या 15 इंटू 8 आपको पता है ना 2000 होता है, सीधे 27,000 की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। क्लियर? आप अगर देखें रफली भी सोचते तो भी ये सारी वैल्यूज, कम से कम ये दो ऑप्शन तो गायब ही थे, नहीं सही हो सकते थे। कैसे क्लियर था आपको? आपने कहा कि वहां 8% है, अगर आप रफली भी लगाते 300 मान के, तो आप कहते 2400 के आसपास हुआ, वो 2400 के आसपास हुआ और 2400 जुड़ा और 5,780 रुपये उसमें कम हो गया, तो आप कहते इसमें लगभग अगर 3300 माइनस हो गया तो 25,000 के आसपास आ जाएंगे, और 25,000 का जो 8% अगर बढ़ाएंगे तो ये तो हमें कभी नहीं मिल सकता, COD, है ना। तो दो ऑप्शन बचते, दो ऑप्शन में आप वेरीफाई कर लेते कौन सा करेक्ट है। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, ठीक है। ये देखो कह रहा है ए मॉल को जा रहा है अपने घर से साइकिल पे 8 किलोमीटर/आवर की स्पीड से और वापस आता है 6 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। अगर उसको 1 घंटे 10 मिनट लगते हैं टोटल, तो बताना है डिस्टेंस क्या होगा उसके घर और मॉल के बीच में। क्या आंसर है, लगाओ जरा। ऑलराइट, ठीक है। देखो इस सवाल में भी मैं क्या करूं, ट्रेडिशनली मैं नहीं करना चाहता हूं, मुझे पता है कि वो बहुत आसान है, दैट्स सो इजी दैट यू डोंट नीड टू, मैं उसमें क्या ही बताऊंगा आपको ट्रेडिशनली अगर मैं इसको करूं। देखो मैं इसमें सिर्फ एक काम कर सकता हूं कि मैं इसमें सिर्फ आंसर लगा सकता हूं 4, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, जिस तरह का ऑप्शन है मैं क्या करूं, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। देखो एक चीज अच्छा मुझे बता दो, मैं आपकी बेसिक लॉजिक उसी को मैं झकझोरता हूं हर बार कि आप लोग रोबोट मत बनो, सोचना शुरू करो। अच्छा 8 की स्पीड से आप यहां से यहां गए, ठीक है, और 6 की स्पीड से आप यहां से वापस आए। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपकी जो एवरेज स्पीड होगी वो 8 और 6 के बीच में होगी, होगी या नहीं होगी? इतना तो आप बोल सकते हो ना सर कि आपकी एवरेज स्पीड 8 और 6 के बीच में होने वाली है। क्लियर है कि नहीं है? इतना तो बोल सकते हो ना आप, कि नहीं बोलोगे? राइट, दैट यू कैन से रफली कि 8 और 6 के बीच में मेरी एवरेज स्पीड होगी, और 8 और 6 के बीच में अगर एवरेज स्पीड आपकी होगी, और समय कितना दिया है आपको, 1 घंटे 10 मिनट दिया हुआ है, 1 आवर 10 मिनट्स दिया हुआ है, तो 1 घंटे का टाइम अगर मेरे पास है, सो मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर हो सकता है, आप देखो मैक्सिमम, अगर आप कहते कि माई एवरेज स्पीड 8 ही रहेगी, तो 1 घंटे 10 मिनट में लगभग 8 किलोमीटर के आसपास कवर होता, जो मुझे पता है 8 नहीं है,
और अगर एवरेज स्पीड 6 हो जाती किसी तरह से तो 6 किलोमीटर कवर होता है 1 घंटे में। 1 घंटे 10 मिनट का मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा ही है ना सर, ठीक है। सो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या 8 किलोमीटर आंसर हो सकता है? नहीं। क्या 6 किलोमीटर आंसर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्पीड तो 8 और 6 के बीच में है ना। तो 8 और 6 के बीच में आपको अगर रफली दिमाग में आ रहा है कि चलो 7 के आसपास स्पीड होगी, बीच में होगा ना कहीं इधर उधर। ऑल्दो एग्जैक्टली 7 नहीं होगा, ये सिंपल एवरेज नहीं होता है, बट बीच में ही होता है, राइट। सो अगर मैं कहता हूं कि स्पीड उनके बीच में है कहीं, तो आई एम डैम श्योर दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग लाइक कि ये वैल्यू मेरी 8 किलोमीटर या 6 किलोमीटर होने वाली है, कहीं ना कहीं बीच में होगा। अमित ये क्वेश्चन सिंपल है, मैं जानता हूं, पर प्रॉब्लम यही है ना कि सिंपल क्वेश्चन में ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है आपको, उसीलिए तो मैं आया हूं, वरना ये पेपर में क्यों करवाता आपको, मतलब ही नहीं था ना। ये तो क्वेश्चन आप कर चुके हो सारे, मुझे मालूम है राइट। अब 2 ऑप्शन जो बाकी बचे उनको चेक कर लो भाई, 4 और 5 में। 4 को चेक करें तो देखो 8 वाला 4 चलने में कितना लगाएगा? 30 मिनट्स, है ना। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अगर मैं कहता हूँ 4 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो 8 वाला 30 मिनट्स लगाएगा। और ये 6 वाला कितना लगाएगा? आप कहोगे 6 वाला लगाएगा 4/6 यानी 2/3, या कह लो आप 40 मिनट्स लगाएगा। 40 मिनट्स और 30 मिनट का सम कितना है? 1 घंटा 10 मिनट है या नहीं है? यस, दैट्स हाउ 4 किलोमीटर इज करेक्ट। आप अपना तरीका भी लगा सकते हो, मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करोगे? आप ऐसे लगा सकते हो कि भाई देखो ऐसा है कि टोटल टाइम लग रहा है 70 मिनट्स। आप कहोगे 70 मिनट्स टोटल टाइम लग रहा है, और जो आपका स्पीड रेशियो है दैट इज 4:3। तो टाइम रेशियो क्या होगा? 3:4। 3:4 टाइम रेशियो पे 70 मिनट्स को डिवाइड करोगे तो 30 मिनट्स आ जाएगा। किसके करस्पॉन्डिंग? 8 किलोमीटर पर आवर के करस्पॉन्डिंग। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी डिस्टेंस? 4 किलोमीटर। दैट इज ऑलवेज देयर। आई जस्ट वॉन्ट कि थोड़ा सा अपनी लर्निंग भी इन्हांस करो, आप सोचना शुरू कर दो बस, ठीक है। 17th क्वेश्चन कह रहा है जो एरिया है ईच स्क्वायर का एक चेस बोर्ड का, जिसमें 64 इक्वल स्क्वायर्स हैं, वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और देयर इज ए बॉर्डर ऑन द ऑल साइड्स ऑफ द चेस बोर्ड ऑफ ए 2 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द चेस बोर्ड इज, राइट। अच्छा अब देखो एक बात इन्होंने ऐसी करी है कि ये मान के चल रहे हैं कि आपको पता है कि चेस बोर्ड क्या होता है, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा ख्याल रखो आप, कई लोगों को चेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। मुझे कुछ बच्चे मिले, मैंने पूछा कि चेस में कितने स्क्वायर्स होते हैं, तो कह रहे हैं हमें नहीं पता, ठीक है। लूडो का पूछ लो, लूडो का बता देंगे, राइट। बट क्या पता एग्जाम में लूडो का सवाल आ जाए तो मज़ा आ जाए ना, है ना, क्योंकि चेस वाले लूडो नहीं जानते हैं, राइट। तो देखो इनको ये मान के चल रहे हैं कि आपको चेस बोर्ड आता है, कि चेस बोर्ड में आपके 8 स्क्वायर्स ऐसे होते हैं और 8 स्क्वायर्स ऐसे होते हैं, मतलब टोटल आपके 64 स्क्वायर्स होते हैं ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। तो ये पता है, अगर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाला। 64 स्क्वायर्स होते हैं ऑफ इक्वल साइड चेस बोर्ड में, राइट। तो 64 स्क्वायर्स होते हैं। कह रहे हैं एक जो स्क्वायर है इसका जो आपको एरिया दिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो साइड कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई। और ऐसे 8 स्क्वायर्स हैं, तो ये वैल्यू मेरी कितनी हो गई? ये वैल्यू मेरी हो गई 16, दिस वैल्यू इज 16, राइट। लेकिन अभी बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ये है आपका कि इन्होंने बोला बॉर्डर है 2 सेंटीमीटर का सारे साइड में, राइट। तो अगर 2 सेंटीमीटर का आपने बॉर्डर लगा दिया तो ये 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ जाएगा और 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ जाएगा। तो 2 और 2 अगर आप जोड़ोगे तो टोटल जो आपके पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी ना एक साइड की, वो 20 हो जाएगी, और 20 × 4 पेरीमीटर आपका 80 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? दैट इज वॉट इज गोइंग टू हैपन, क्लियर। अब देखो यहां पर भी इन्होंने ऑप्शन बहुत ही वाहियात दिए थे। आपको जैसे ही पता है कि ये 16 है, उसके बाद आपको पता है कि जो आपका पेरीमीटर टोटल होगा वो 64 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 बढ़ गया, तो 4 हर साइड में बढ़ गया, 4 बढ़ गया, तो आपका कितना बढ़ जाएगा टोटल वैल्यू, राइट। 4 साइड है ना, तो 16 बढ़ जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 64 से थोड़े से ज़्यादा में ये तो कहीं फिट नहीं हो रहे थे ना, राइट, ये कहीं फिट नहीं हो रहे थे। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इवन 70 को भी थोड़ा सा देखोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, बट इतना करना नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, क्या ही करना है। बट चेस बोर्ड पता होना चाहिए, चेस बोर्ड कैसा होता है। अब देखो ये कह रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय डिजिट्स 307 यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं जो फॉर्म हो रहे हैं किससे? 3 और 0 और 7 से। 3 डिजिट नंबर, मैं नंबर्स लिख रहा हूँ, 3 यहाँ लिखूंगा, 0 यहाँ लिखूंगा, 7 यहाँ लिखूंगा, 3 यहाँ लिखूंगा, 7 यहाँ लिखूंगा, 0 यहाँ लिखूंगा, 7 यहाँ लिखूंगा, 0 यहाँ लिखूंगा, 3 यहाँ लिखूंगा, फिर 7 यहाँ लिखूंगा, 3 यहाँ लिखूंगा, 0 यहाँ लिखूंगा, और
इसको कैलकुलेट कर लूँगा, ये 77 हो जाएगा, ये आपका 33 हो जाएगा, 110 हो गया, 10 यहाँ लिख दो, और ये आपका 21 हो गया टोटल, 2110। 2110 कहाँ लिखा है, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है। दैट्स द आंसर, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये कौन सा डेंजरस क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान है। ओके, क्लियर नॉट, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन ना। 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं आपको जो संभव है, 0 को पहले लिख के नंबर मत बनाना भाई। 037 लिखने वालों सावधान हो जाओ, ये 3 डिजिट नंबर नहीं है। पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, पहले प्लेस पे 0 आते ही वो नंबर 2 डिजिट का हो गया। ठीक है, इन्होंने बोला कि कितना बच्चों वाला सवाल है भाई, छोटे बच्चों वाला सवाल है, इसमें क्यों डर रहे हो आप। मैंने कहा आपको नंबर दिया है, डिजिट दे दिया इन्होंने 3, 0 और 7। कह रहे हैं इससे जितने 3 अंकों की संख्याएं बन सकती हैं उनको लिख के जोड़ दो। ये कोई मैथमेटिक्स है ही नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है, राइट। अरेंजमेंट करके बस देखना है। तो आपने कहा एक नंबर बनाऊंगा 307, 3 से शुरू होने वाला, दूसरा नंबर 370 हो गया, फिर 703 हो गया, फिर 730 हो गया, बस। इसके अलावा क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ओके, नहीं बिना ऐड किए हुए क्यों बनाना चाहते हो, इतना भी ज्यादा मत करो, ठीक है। अत्याचार, ये बहुत आसान सवाल है, इसमें क्या आप चाहते हो कि मैं और क्या करवाऊं आपको। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। ठीक है, 4 नंबरों को जोड़ना है, वो भी छोटे छोटे हैं। ओके, चलें आगे बढ़े। ओके, PNC मत लगाओ रोहित। देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को इतना बदनाम कर दिया लोगों ने, अननेसेसरी, राइट। ये कौन सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कौन सा खतरनाक लॉजिक लगा दिया मैंने, NCR NPR हैं, ऐसी बातें ना करो। प्रदीप जी 037 और 73 इज नॉट अलाउड, इट्स नॉट ए 3 डिजिट नंबर, इट्स ए 2 डिजिट नंबर। जब 0 पहले आ जाता है तब वो नंबर 2 डिजिट का हो जाता है। चलो ये देखो 2 sin 3 थीटा 1 के बराबर है, तो थीटा की वैल्यू बता दो, 10 डिग्री है ना, क्योंकि अगर 10 लोगे तो ये 30 बनेगा। sin 30 1/2 कैंसिल होके 1 दे देगा। चलो आगे बढ़ जाओ। ये देखो कह रहे हैं -3 की कितनी पावर लें कि -2187 बन जाए। पहली बात तो पावर आप नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव लोगे। भैया नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं माइनस को भूल जाऊं ना, इसको अगर मैंने लेट्स से 3 की पावर में अगर मैं पावर बढ़ाता जाता हूं 1 से बड़ी पावर लेता जाता हूं, तो मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। तो यहां नेगेटिव पावर मत लेना, वरना वो 1 हो जाएगा और सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको चाहिए 2187 और 3 की पावर 5 तो आपको पता है कि 243 होती है खाली। तो अब मुझे जाना है किस पे, पॉजिटिव वैल्यू, और वो भी 5 लेना नहीं है तो 7 होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, इसमें भी कोई चैलेंज नहीं है। देखो क्योंकि -3 की पावर में आप ना ये मत सोचना कि -7 लेना है। -7 का मतलब हो जाएगा 1/-3 की पावर 7। तो ये तो बहुत मैग्नीट्यूड ना नीचे आ जाएगा 2187, वो नहीं चाहिए मुझे, राइट, दैट आई डू नॉट वांट। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू गो फॉर 7। ये कह रहा देखो वॉल्यूम जो है एक सॉलिड सिलेंडर का जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, वो आपका है 231 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको क्या बताना है कि जो उसका रेडियस है सिलेंडर का, वो कितना होना चाहिए। अब अभी जब मैं कुछ बताऊंगा ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, है ना। सब कुछ पढ़ा चुका हूं, मन से पढ़ा चुका हूं। तो आपने कितना ज्ञान लिया ये नहीं पता मुझे, ठीक है। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, पाई r² h होता है कि नहीं होता है। ये कितने लोगों को पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r² h होता है ना, होता है। अच्छा, पाई r² के बारे में आपको बता चुका हूं कि ये सर्कल होता है, सर्कल का एरिया होता है। और स्टैंडर्ड सर्कल विद रेडियस ऑफ 7, उसका एरिया क्या होता है, 154 होता है। अगर यहां हाइट आपकी h लिखी हुई है 6, तो मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, और वो छोटा सा सवाल है कि ये जो वैल्यू है ये 6 का कितना गुना है, दिस वैल्यू। आप कहोगे ये जो वैल्यू मेरी लिखी हुई है दिस इज 38.5 टाइम्स। अगर ये 38.5 टाइम्स है तो ये मतलब कह रहा है कि जो पाई r² की वैल्यू है यहां पर ये 154/4 है। और जब ये 154/4 होती है यानी एरिया का 1/4 होती है, तो स्टैंडर्ड सर्कल के रेडियस का आधा होता है, 3.5। क्लियर है नॉट, समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आया कुछ। और ये चीजें मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको, जब मैं CGL का पेपर सॉल्व कर रहा था तब मैंने किया। इवन CPO का पेपर 1 देखो, पेपर 2 देखो, उसमें भी स्टैंडर्ड सर्कल का इस्तेमाल हुआ था ना मेंसुरेशन के सवाल में। सो इट्स नॉट अबाउट कि ये क्वेश्चन कौन नहीं लगा सकता है, इट्स अबाउट ये क्वेश्चन इतना जल्दी कौन लगाएगा, राइट।
एवरीवन विल राइट पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई को लिखेगा 22/7, फिर आर को लिखेगा आर स्क्वायर, एच को लिखेगा 6, डिवाइड करेगा, समय बर्बाद करेगा और आंसर निकालेगा 3.5। आपसे उसको लगेगा 3.5 गुना टाइम। यू कैन जस्ट लुक एंड मार्क द क्वेश्चन, राइट, बिकॉज यू नो द पाई आर स्क्वायर वैल्यू स्टैंडर्ड। अगर मैंने इसका रेडियस 7 माना होता, सो आई वुड हैव गॉट द आंसर 154 इंटू 6, दैट विल बी द सिलेंडर वॉल्यूम। पर एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी है, 6 का कितना गुना है, दैट इज 38.5 टाइम्स। 38.5 154 का 1/4 होता है। सो मैंने लिखा यहाँ पर ऐसे, और जैसे ही आपने देखा तो आपने कहा अगर मेरा पाई आर स्क्वायर 1/4 है तो द रेडियस इज गोइंग टू बी हाफ। ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, राइट, बहुत अच्छे समझा चुका हूँ। तो मेंसुरेशन के सवाल तो स्टैंडर्ड वैल्यूज उनकी हालत खराब कर देते हैं। अगर आप खाली वही सीख जाओ ना तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। ये देखो क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर का आपको दिया हुआ है 6 और 5040, और कह रहा है इसमें से जो एक नंबर है वो 210 है, तो दूसरा नंबर क्या है। फिर से मजाक कर लिया इन्होंने आपके साथ, बी ऑप्शन। कैसे भाई, आपको ये पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये 210 हो गया इंटू अदर नंबर, मैंने x मान लिया। ये 0 अगर हटा दो तो आपको यूनिट डिजिट 4 होनी चाहिए, 6 इंटू 4 4 होता है। यहाँ अगर 1 है तो यहाँ x की वैल्यू में यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, वो सही ही होगा। यू कांट डू एनीथिंग, नो डिवीजन नीडेड, राइट, नो डिवीजन नीडेड, जस्ट डायरेक्टली यू कैन मार्क द आंसर। अगर आपको डिवाइड करना है तो करके देख लो, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, सॉल्व हो जाएगा। x की वैल्यू निकालना है 21 से जाके उधर डिवाइड कर दो, बट क्या उसकी ज़रूरत है, नहीं है, ठीक है। ये तो बचपन से रिलेशन पढ़ते हुए आए हो आप। ये देखो कह रहा है स्क्वायर का डायगनल जिसका एरिया 64 मीटर स्क्वायर है, साइड 8 हो गई, 8√2 आंसर हो गया, ठीक है। इसमें क्या ही समय दूं मैं आपको। 64 अगर उसका एरिया है तो 8 मीटर उसका साइड हो गया और 8√2 उसका डायगनल हो गया, वही पूछा था, ठीक है। ये सवाल देखो, कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको दिया हुआ 8, ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है। वेरी इजी क्वेश्चन भाई, जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आप पढ़ते हुए आते हो कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, प्लस क्या होता है आपका ट्वाइस ऑफ ये जो वैल्यू आपकी लिखी हुई है, 8 लिख देता हूँ सीधे इसको, ये निकालना है, ये वैल्यू कितनी है 144, तो 144 माइनस 16 कितना होता है आपका 128। क्लियर है नॉट। इसको हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते थे, ध्यान से देखो कैसे। आप कहते हैं कि मुझे ये निकालना है, ठीक है, मुझे पता है इसमें इसका 2 गुना जोड़ने से मुझे उसका स्क्वायर मिलता है जो 144 है, तो आप कहोगे इसका 2 गुना कितना है 16। अब मैं देखूंगा किस ऑप्शन में 16 जोड़ने से मुझे 144 मिलेगा, तो वो डी ऑप्शन होगा। मतलब इसमें अभी आप पेन मत उठाना, ठीक है, इसमें भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट डायरेक्टली मार्क द आंसर, राइट। देखो यहां पर क्या कह रहा है, एक शहर की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसमें इंक्रीज होता है 5% का पहले साल के अंत में, और फिर ये डिक्रीज होता है बाई 4% दूसरे साल के अंत में। अगर पॉपुलेशन पहले साल के अंत में, सेकेंड ईयर के एंड में कह रहा है इतनी है 55, 12, 248, तो आपको बताना है पॉपुलेशन बिगिनिंग में कितनी थी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ट्रेडिशनली करने बैठ गए तो आपका समय गायब हो जाएगा, फिर आप एग्जाम में बाहर आके बोलोगे कि ये तो बहुत कैलकुलेटिव सवाल है। पर अगर आपने मेरा क्रैश कोर्स फॉलो किया है, खाली क्रैश कोर्स, एक्चुअल कोर्स की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो क्रैश कोर्स में मैंने आपको बताया था कि देखो अगर कोई वैल्यू पहले बढ़ती है 5% से और फिर 4% से घटती है, तो इसका जो नेट रिजल्ट होता है वो 5 - 4 1% है, 1% से थोड़ा सा कम होता है, इट इज लिटिल लेस देन 1%, राइट। ये हो चुकी है वैल्यू, 5 और 4 का नेट रिजल्ट 1% आ रहा है, प्लस 1%, तो जो मेरी एक्चुअल वैल्यू होगी वो लेस देन 1% होगी, पर 1% के आसपास ही होगी। यानी अगर मैं शुरुआत से लेके और अंत तक का कंपैरिजन करूंगा तो ये लगभग 1% का चेंज यहां पर होगा, ऑलमोस्ट 1% बट लिटिल लेस देन 1%। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या है 5512,248, ठीक है। और यहां पर जितने भी ऑप्शन में आपकी वैल्यू लिखी है, देखो अब ये जो ऑप्शन में वैल्यू लिखी है, ये तो ये समझ रहे हैं कि हम बेवकूफ हैं, ये भी देखो समझ रहे हैं कि हम बेवकूफ हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो पहले वैल्यू थी वो ज्यादा थी, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ठीक है। 5 और 4 का जो नेट रिजल्ट है ना, दैट विल बी इंक्रीज
of 1% approximately. Increase 5% increase then 4% decrease is approximately 1% increase. So पहले वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती है फाइनल वैल्यू से, कम होगी. दो ऑप्शन चले गए. अब मेरे पास जो वैल्यू बाकी है उसमें जरा सोचो आप कि किसमें लगभग 1% बढ़ाने से मुझे ये मिल सकता है. इस ऑप्शन को देखो जो लगभग कितना है आपका 53 लाख के आसपास है. तो 53 लाख में अगर मैं इसको ऐसे ऐसे लिखूं और मैं कहूं इसको मुझे 1% से बढ़ाना है, तो आप कहोगे जो वैल्यू आप जोड़ने जाओगे यहां पर वो लिखोगे आप, सॉरी यहां पर आप लिखोगे 53 है, यहां आप लिखोगे 53,004 पॉइंट समथिंग करके ऐसे जाओगे, 0.2 ऐसे करके लिखोगे. ठीक है. अगर मैंने इसको लिखा कि ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है और ये मैंने 1% लिखा, इसको अगर आप ऐड करोगे तो आप कहां पहुंचोगे आप जरा बताओ. आप 54 भी नहीं पहुंच पा रहे हो, तो 54 नहीं पहुंच पा रहे हो तो 55 कहां से पहुंच जाओगे. सी ऑप्शन करेक्ट हो गया. क्लियर और नॉट. इट डिपेंड्स ऑन योर नेचुरल, जो आपको क्वेश्चंस को देखने का तरीका है वो बदलना पड़ेगा. एंड इट इज वर्थ चेंजिंग इट. क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट हाउ मच यू नो, एग्जाम इज मोर अबाउट हाउ यू सॉल्व. ठीक है. आर यू ए पर्सन हु कैन थिंक, हु कैन एनालाइज, हु इज डिपेंडेंट मोर ऑन लॉजिक? एनी एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर कैन बी क्रैक्ड इजिली, आसानी से हो सकता है. क्लियर और नॉट. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है. तो थोड़ा सा मेरी बातों को मान लो. प्रीलिम्स के बाद मेंस भी आएगा कभी ना कभी, आप बहुत ही सरलता से आगे बढ़ेंगे. ये नंबर दिया है तो कह रहा है ये किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो देखो भाई 2 से तो होगा ही होगा क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है. 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये भी पता है मुझे, क्योंकि 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए. 3 से डिविजिबिलिटी अगर मुझे चेक करनी तो सम ऑफ डिजिट्स निकालने पड़ेंगे. 2 3 5 4 9 7 16 और 4 20. 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी गलत हो गया. अब या तो 2 ओनली है या 11 वाला भी है. 11 वाला चेक कर लो आप. तो 4 और 4 8 और 2 10 और 7 और 3 10. 10 - 10 0 आ रहा है, तो 11 से भी डिवाइड हो रहा है. आंसर हो गया सी कि ये 2 और 11 दोनों से भी डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. 4 को पेपर है, टेंशन मत लो, नॉर्मलाइजेशन होगा. तो आपको ये लग रहा होगा ना कि बाकी लोग जिनका 5 को है वो 4 का पेपर देख के अच्छा कर लेंगे, तो स्कोर नॉर्मलाइज होगा. टेंशन मत लो, चिल करो, है ना. 4 के बाद वर्ल्ड कप एंजॉय करो 5 तारीख से. Which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट इसमें सत्य है? कह रहा है एलसीएम है दो नेचुरल नंबर का, वो उनके एचसीएफ से डिवाइड हो जाता है. ये देखो, कह रहे हैं कि दो नंबरों का जो एलसीएम है वो उसके एचसीएफ से डिवाइड हो जाएगा. क्या ये बात सही है? ये बात सरासर सही है. ठीक है. एलसीएम क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स. बोथ नंबर्स का जो मल्टीपल होता है वो होता है मेरा एलसीएम. और एचसीएफ क्या होता है? जो उन दोनों नंबर का फैक्टर हो, यानी वो दोनों नंबर जिस नंबर के मल्टीपल हो. तो एलसीएम तो बड़े पापा हुए ना, उनके अंदर तो सारे बच्चे समा जाएंगे. ठीक है. तो क्या हो गया भैया? पहला तो करेक्ट हो गया, अब आगे चेक करेंगे. एग्जाम में एक ही सवाल सही होता है, एक ही ऑप्शन सही होता है ना, और कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ए एंड बी बोथ, तो हम क्यों चेक करें? नहीं करेंगे. पहला ऑप्शन सही हो गया, आगे बढ़ जाओ. कोई नहीं, अभी देखना है तो एलसीएफ एचसीएफ का सम प्रोडक्ट के बराबर होता है, नहीं होता है. 2 प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स. अगर उनका एचसीएफ एलसीएम 1 हो, ये क्या मजाक है भाई? 2 प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एलसीएम होता है. ये क्या है कि उनका एलसीएम 1 हो? ये क्या है? एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट कॉमन डिविजर. नहीं भैया, हाईएस्ट कॉमन डिविजर होता है. चलो, मैंने देख लिया, वैसे पहला सही था तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं था, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी. ओके. जरूर देखो ये सवाल. अब ये सवाल देखो, कह रहा है ए और बी 1.7 किलोमीटर की दूरी पर हैं और एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं. ठीक है. फिर कह रहा है कि उनकी जो स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं. आपको ये मालूम होगा कि जब वो एक दूसरे की तरफ जोड़ते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो इन दोनों का सम होती है. यानी रिलेटिव स्पीड जो आपकी है वो 17 मीटर पर सेकंड है और उनके बीच की जो दूरी है वो 1700 मीटर्स है. तो आपकी वैल्यू ये कितनी आ गई? आपकी वैल्यू ये आ गई 100 सेकेंड्स. 100 सेकेंड्स का मतलब किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? जहां 1 मिनट 40 सेकेंड लिखा है वो सही है. दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. अब देखो, इन्होंने जिन्होंने भी पेपर बनाया है, जिनको लेके इतना हल्ला किया गया कि इनका पेपर, टीसीएस का पेपर, टीसीएस का पेपर, इन्हें ऑप्शन बनाना तो बिल्कुल आता ही नहीं है. ठीक है. 100 सेकेंड, और जरा 2 ऑप्शन देखना ध्यान से. 14 मिनट 14 सेकेंड. ठीक है.
चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। DI आ गई, पढ़ो जरा सवाल। यहाँ जो वैल्यू लिखी है अगर आपको दिख नहीं रही तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आई विल, कहाँ बी इज़ नॉट करेक्ट, कहाँ बी नहीं करेक्ट है? 1 मिनट 40 सेकंड किया ना मैंने इस सवाल में, सही है भाई। चलो यहाँ जाओ, देखो इसमें कह रहा है कि एक बार चार्ट आपको दिया हुआ है जिसमें डिटेल दिया है साइकिल की बिक्री का एक कंपनी का। ये फरवरी से, देखो ये जनवरी है आपका, फरवरी एंड मई दिया हुआ है, यहाँ जनवरी दिया हुआ है, तो वो गलत लिख गया होगा, वो भी जनवरी ही होना चाहिए होगा मेरे ख्याल से। तो ये जैन है, ये फेब है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ठीक है। और 2017 और 18 की बात करें, 17 वाला नीले रंग से है और 18 वाला आपका पीले रंग से। अब देखो यहाँ पर ध्यान से आपको क्या देखना है, फरवरी, मई, अप्रैल, जनवरी, ठीक है। एनीवेज मैं ये वैल्यूज़ लिख देता हूँ जो यहाँ पर दी हुई हैं ताकि जो सवाल दिया है वो हम कर पाएँ। ये 450 है आपका, ये 400 है, ये आपका 200 है, ये आपका 180 है, ये आपका 110 है, ये आपका 240 है, ये आपका 350 है, ये आपका 300 है, ये आपका 220 है और ये आपका 230 है, ठीक है। पीला वाला 18 है और नीला वाला 17 है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके। इन द गिवन बार चार्ट which month sales show the maximum decrease in 2018 as compared to 2017। ये कह रहे हैं किस महीने में 2017 के मुकाबले 2018 के किस महीने में बिक्री में सर्वाधिक कमी हुई है, ठीक है। सर्वाधिक कमी हुई है, जरा बताओ, देख के बताओ। सब तो बड़ा बड़ा लिख दिया भाई, अब क्या नहीं दिख रहा है? 2017 के मुकाबले 2018 में किस साल में सर्वाधिक कमी हुई है, बताओ जरा। मई दिया हुआ है आपको, फरवरी दिया हुआ है, अप्रैल दिया हुआ है और जनवरी दिया हुआ है, तो कहाँ सर्वाधिक कमी हुई है? ओके, इजी टाइप बट विल नॉट बी आस्क्ड टू इजी। देखिए प्रॉब्लम यही ना कि आप ना क्या करते हो, आप पेपर को जजमेंट से देखते हो बहुत ज़्यादा कि ये आसान है, वो कठिन आएगा। आप ना पहले ही चाहते हो कि आपका पेपर अच्छा ना हो, दैट्स द प्रॉब्लम ना। आप पहले ही अपने आप में जो एग्जाम है उसको सर पे चढ़ा लोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। अगर आपको ज्ञान है, इफ देयर इज एनी पेपर इन द एग्जाम इट इज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर वन पर्सन, यू शुड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। अगर एक आसान पेपर में आप अच्छा करने का मादा रखते हो ना, तो जिस पेपर को आप कठिन बोलते हो ना उसमें भी अच्छा करने का मादा होगा आपके अंदर। इट्स ए रिलेटिव एग्जाम भाई, सब लोग देते हैं, अकेले आपके लिए पेपर नहीं आएगा सरल या कठिन, राइट। तो इफ यू फील कि कोई पेपर आएगा जिसमें आप स्कोर नहीं कर पाओगे ना, तो आप आसान पेपर में भी स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोग वहां हैं, दे विल डेफिनेटली स्कोर एट द टॉप। बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज अबाउट कॉम्पिटेटिव एग्जाम कि आई हैव जनरेटेड माई स्किल्स and I will do well in any kind of paper, that's what is important। चलो यहाँ फरवरी और अप्रैल दो नाम ले रहे हो। देखो पहली बात तो इन्होंने सवाल बनाया, सवाल ही गलत लग रहा है मुझे। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम केवल डिक्रीज निकालें तो जैसा इन्होंने ऑप्शन दिया है अप्रैल, मई, फरवरी, जनवरी, तो इसमें तो दो ऑप्शन आ जाएंगे। क्योंकि अगर मैं डिक्रीज निकालता हूं तो यहाँ 450 था, यहाँ 400 है, तो यहाँ 50 का डिक्रीज है मई में और यही 50 का डिक्रीज मुझे फरवरी में भी दिख रहा है। तो या तो फरवरी और मई दोनों सही होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो अब या तो ये डिक्रीज के बजाय मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज जानना चाहते होंगे, मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूं, या तो ये मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज चाह रहे थे और भावनाओं में बह के इन्होंने मैक्सिमम डिक्रीज लिख दिया, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम डिक्रीज तो भाई दो में आ रहा है, एब्सोल्यूट 50 का चेंज, 50 का चेंज। डिक्रीज का मतलब परसेंटेज डिक्रीज नहीं होता है भाई, ये समझ लेना आप। डिक्रीज का मतलब डिक्रीज होता है बस। तो यहां ऑप्शन दोनों सही हैं अगर वैसे हम देखें डिक्रीज शब्द, लेकिन अगर परसेंटेज डिक्रीज होगा तो चूंकि फरवरी का बेस छोटा है, ये परसेंटेज में ज्यादा वैल्यू देगा। तो अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होगा देन आंसर विल बी फरवरी। क्लियर और नॉट? देन आंसर विल बी फरवरी। लेकिन अगर ये परसेंटेज डिक्रीज नहीं होगा तो आंसर विल बी दोनों, फरवरी और मई दोनों में एक ही जैसा हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब ना मुझे स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा, तो एक सेकंड वेट करो। कैसे करते हैं, एक सेकंड वेट करिएगा, बिकॉज आई नीड टू चेंज द स्क्रीन नाउ। ठीक है, लेट मी इंपोर्ट द क्वेश्चन, राइट।
जो बाकी के सवाल हैं वो इसमें है 30th। ठीक है, वही क्वेश्चन है, उसी का अगला क्वेश्चन है ये। तो वैल्यूज मैं लिख दूंगा जिसकी जरूरत होगी। कह रहा है इन द गिवन बार चार्ट विच मंथ सेल शोज द मैक्सिमम इंक्रीज इन 2018 एज अगेंस्ट 2017। अब देखो मैक्सिमम इंक्रीज की बात कर रहा है, 4 ऑप्शन दिए, पहले उसने मैक्सिमम डिक्रीज की बात करी, अब मैक्सिमम इंक्रीज की बात कर रहा है। तो देखो इंक्रीज कहाँ कहाँ हो रहा है, इंक्रीज ये यहाँ देखो डिक्रीज हुआ है, यहाँ भी डिक्रीज हुआ है, यहाँ भी डिक्रीज हुआ है, 3 में डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज 2 जगह हो रहा है, एक ये जो कि 110 है, एक ये जो आपका 240 है। ठीक है, और यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है जो ये 220 है और ये आपका 230 है। तो अगर इन्होंने शब्द लिखा है मैक्सिमम इंक्रीज खाली, तो मैक्सिमम इंक्रीज का मतलब तो सिंपली है एब्सोल्यूट इंक्रीज। ठीक है, तो यहां पर मैं कहूंगा कि भाई 130 का इंक्रीज है तो ये मार्च करेक्ट होगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ही एनॉमली आ गई। तो अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होगा तो कौन सा सही होगा, तब भी आपका यही सही होगा मार्च इस केस में, क्योंकि बेस छोटा है और इंक्रीज बड़ा है। इंक्रीज बड़ा है, बेस छोटा है, सो देयर विल बी परसेंटेज इंक्रीज इज गोइंग टू बी मोर इन द मंथ ऑफ मार्च। और इन पूछा है इसलिए हम बाकी महीनों की बात नहीं कर रहे हैं। मई में डिक्रीज हुआ, अप्रैल में डिक्रीज हुआ, फरवरी में डिक्रीज हुआ, ठीक है, इन तीनों की तो हमने बात ही नहीं करी, इसलिए मार्च यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। जनवरी में इंक्रीज बहुत छोटा है ना, 10 का इंक्रीज है, तो ये क्यों मार्क करोगे, आपको मैक्सिमम निकालना है ना, तो ये आपका मार्च हो जाएगा यहां पर। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नाउ। बस 1 सेकेंड वेट करिए, मैं क्विकली लाता हूं। क्वेश्चन नंबर 31 सेम क्वेश्चन है, ओके। थोड़ा सा डेटा इधर उधर होगा, पढ़ के बताता हूं, आप परेशान ना हो। तो क्या कह रहा है कि इस बार चार्ट में टोटल इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज सेल में क्या है 2018 में। ठीक है, तो बताओ जरा इसका आप कैसे निकालोगे। क्लियर, यहां पर टोटल बोला है इसने बोला है कि जो टोटल परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज मुझे निकालना है 2018 में, सो वो बताना है कितना है परसेंटेज सेल में। व्हाट इज द टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज सेल इन 2018। देखो यहां पर इनको करना चाहिए, इनको ये बताना चाहिए कि पिछला क्या है, राइट, कि पिछले के कंपैरिजन में। यहां इन्होंने लिखा ही नहीं कि भाई 2017 को बेस ले लो, बट ऑब्वियसली वही चाह रहे होंगे। तो मैं सारी वैल्यूज को लिख देता हूं ताकि आप आसानी से कंपेयर कर पाएं। यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं आपको सामने क्या लिखने जा रहा हूं कि ये है आपका मई, ये है आपका अप्रैल, ये है आपका मार्च, ये है आपका फेब, ये आपका जनवरी। और इसमें जो वैल्यू आपको दी है ना 17 में, वो वैल्यूज़ हैं आपकी 450, ये वैल्यू है आपकी 200, ये वैल्यू आपकी 110, ये आपका 350, ये वैल्यू आपका 220। यहाँ पर वैल्यू आपका क्या है 400, ये है आपका 180, ये आपका है 240, 300 और 230। आपको ये बताना है कि यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या है। ये 17 का डेटा है आपका ब्लू वाला और ये 18 का है, तो 18 में 17 के कंपैरिजन में टोटल क्या चेंज आया है। ठीक है, तो देखो टोटल आप निकालने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली इनको ऐड करना है। तो आप इनको सिंपली ऐड कर लो, बहुत ही आसान है। आपका 45 हो गया, 20 आपका 65 हो गया, ये आपका हो गया 76, और 76 में आपको क्या जोड़ना है, ठीक है 57 जोड़ना है, तो ये टोटल वैल्यू आएगी। तो एक तरीके से आप इसका टोटल और इसका टोटल निकाल के डिक्रीज निकाल सकते हो। पर मैं आपको जो बता रहा हूँ जिनके एडिशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है वो ऐसे करें। आपको कि यहाँ से यहाँ आने में 50 का डिक्रीज हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में 20 का डिक्रीज हुआ है, यहाँ से यहाँ आने में 130 का इंक्रीज हुआ है, प्लस में लिखो, यहाँ से यहाँ आने में 50 का डिक्रीज हुआ है, यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ है 10 का इंक्रीज हुआ है। क्लियर और नॉट। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो फायदा क्या होता है कि मुझे ये पता चल जाता है कि 17 के कंपैरिजन में मेरा नेट इंक्रीज है या डिक्रीज है। अब देखो यहाँ पर 50 और 20 70 हुआ, 70 और 50 आपका 120 हुआ, और 120 और -1 कितना हुआ, -10 आपका कितना हुआ, ये 10 है, सॉरी
ये आपका 120 हुआ माइनस में और 140 हुआ प्लस में, तो आपका +20 हुआ है इंक्रीज। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, +20 का जो इंक्रीज है वो क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इंक्रीज सही होगा आपका? तो ये जो डिक्रीज में वैल्यूज दी हैं ये आपकी गलत हो गई। क्या सबको ये समझ में आ रहा है जो मैंने किया? ओके, दैट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट कि आपका यहाँ पर जो डिक्रीज था ये गलत हुआ? ये करने का देखिए फायदा क्या है, इस तरीके से करने का फायदा क्या है कि मैं कंपेयर कर रहा हूं ना कि 17 के रेस्पेक्ट में मेरा नेट प्लस है या माइनस है। तो मैंने कहा देखो 18 में 17 के कंपैरिजन में 50 लेस माइनस के साथ, 20 लेस, यहाँ पर 130 प्लस, यहाँ पर मैंने कहा 50 लेस, यहाँ पर मैंने कहा 10 प्लस। तो नेगेटिव में कितना आया? 50, 20, 70 और 50, 120। पॉजिटिव में आया 140, यानी ये +20 हो रहा है। तो +20 का मतलब क्या हुआ? +20 का मतलब हुआ कि देयर इज इंक्रीज ऑफ 20। अब जो अगला सवाल यह है वो ये है कि आपका बेस क्या है। बेस के हिसाब से मैं परसेंटेज वैल्यू निकाल सकता हूं। देखो मैंने आसान करने की कोशिश करी आपके लिए वैल्यू, रफ आइडिया लगा लोगे काम चल जाएगा, आपको एग्जैक्टली इसको जोड़ने की भी जरूरत है नहीं, ठीक है। बट फिर भी अगर आप जोड़ना चाहते हो तो इसको मैं जोड़ सकता हूं, ठीक है, दैट्स नॉट ए चैलेंज। देखो आपकी ये वैल्यू अगर आप सम करोगे तो आपको कितना मिल रही है? कुछ 133 के आसपास आ रही है ना? अगर आप ध्यान से देखें दैट इज रफली गोइंग टू गिव यू 133, है ना, 1330 आ जाएगी। अब 20 के लिए अगर आप आइडिया लगाते हो कि ये कितना परसेंट है तो क्लियरली ये 1% से ज़्यादा है और 2% से कम है, तो 1.5% इंक्रीज आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन में भी देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, पर ये शायद एक इकलौता क्वेश्चन है और वो भी कैलकुलेशन इतनी भयावह नहीं है। आपको केवल डर लगता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है भाई। देखो ना, मैंने बोला ना कैसे कैलकुलेट करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आप इसको ऐसे करो, अगर आप इसको ऐसे करते हो तो आप सम बहुत बड़े बड़े नंबर का नहीं कर रहे हो, आपने डिफरेंस देखा +20 आया तो इंक्रीज है, 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक है। फिर मैंने ये देखा कि ये वैल्यू रफली कितनी आ जाएगी। आप अगर सिर्फ इतना सोच लेते कि ये वैल्यू रफली 1000 आ जाएगी, इतना ही काफ़ी था, इतना ही काफ़ी था ये बोलना कि लगभग 2% के आसपास है, 3 तो नहीं हो सकता, फिर ये ऑप्शन हो गया। सो देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी अगर आप सही से क्वेश्चंस को करें तो। चलो अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखो लाइन ग्राफ का एक सवाल था, 14 मई शायद। मैं वैल्यूज लिख दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है जिसमें जो बिजली का कंजम्पशन है यूनिट्स में वो 3 घरों के लिए, 3 हाउस होल्ड के लिए दिया है ABC। और कहाँ से कहाँ तक दिया है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने हैं। फरवरी का ये है, मार्च का ये है, अप्रैल का ये है और मई का ये है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। फिर देखो ये जो वैल्यूज लिखी हुई है शायद आपको नहीं दिख रही होंगी, तो मैं क्या करूँगा इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ना डेटा का इतना बड़ा प्रॉब्लम ना हो, हम लोग डेटा को रेफर कर लें ऐसे ही, राइट। तो जो हाउस होल्ड आपका ABC है उसका जो डेटा दिया हुआ है वो मैं आपका लिखता हूँ, आसानी से आपको फिर समझ में आएगा, ठीक है। कि ये जो मंथ हैं आपके दिए हुए हैं 4 महीने हैं, राइट। मैं चारों महीने ऐसे लिख देता हूँ कि ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है और ये आपका मई है। तो इन 4 महीनों में जो डेटा है वो मैं लिखता हूँ, हाउस होल्ड A, हाउस होल्ड B और एक हाउस होल्ड नीचे भी है आपका C, ऐसा करके लिख देते हैं। तो देखो जो वैल्यू दी है मैं लिख रहा हूँ। फरवरी में जो वैल्यू है वो है आपकी कलर ABC, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ABC में 42 है आपका, ये आपका 35 है और ये आपका 61 है। डेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 68, 40, 54, 84, 195, 84, 100, 95, 93, 107 और 62। ये आपकी वैल्यूज़ मैंने लिख दी सारी, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो डेटा। अब लाइन चार्ट को आप ना ही देखो तो अच्छा है, ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि गिवन ग्राफ में जो परसेंटेज इंक्रीज है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का B का मार्च से मई में वो कितना है। तो B को मैं यहाँ देखूंगा, मार्च का महीना 40 है, मई का महीना 107 है। तो पूछ रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में इंक्रीज कितना हुआ है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है मुझे कि 100% से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि 40 अगर आपका 107 हो रहा है, ध्यान से देखना, 40 अगर आपका 107 हो रहा है तो ये वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है, इट इज़ ग्रेटर देन 2.5 टाइम्स।
कोई भी क्वांटिटी अगर 2 गुना हो जाती है तब 100% का इंक्रीज होता है। ये तो 2 गुने से ज़्यादा हो गई, इट इज़ मोर देन 100% चेंज, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। अब मुझे नहीं पता है कि हमने टाइप करने में गलती की है या ये क्वेश्चन ही एग्जाम में गलत आया था, आई डोंट नो। ठीक है, बिकॉज ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि व्हेन ए नंबर इंक्रीजेज बाई 100% इट गेट्स डबल। ये डबल से ज़्यादा हो गया आपका 40 से 107, नॉट पॉसिबल, राइट? क्लियर और नॉट? तो यहाँ पर ये आंसर जो है आपका 100% से ज़्यादा है और इसलिए ये आपका सरासर गलत है। आपको अगर निकालना है कि यहाँ कितने परसेंट का चेंज आ रहा है तो वो मैं बताता हूँ आपको। 2.5 टाइम्स तो आपका 100 हो गया, प्लस आपका एक और बचेगा, वो बचेगा 7/40, है ना? इसको आप सॉल्व करोगे 7/40 को, तो ये रफली अगर आप देखो तो ये 0.2 से कम आ रहा है, 0.02 एक्चुअली आप कह लो, राइट? आपको 2 zeros लगाने पड़ेंगे। अगर आपने 1 0 लगाया, लेट से, सॉरी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, चलो कोई बात नहीं, रेजर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 है तो 150% से ज़्यादा आ रहा है, मैं आपको रफली बता रहा हूँ। या फिर आप सीधे 107 को ना डिवाइड कर लो 4 से। 107 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे ना तो ये आपको कितना बनाएगा, 104, तो आपका सीधे सीधे हो गया आपका 2.6 टाइम्स, है ना? 2.6 दे देगा, 26 चौका 104, प्लस 3/4 आपका लास्ट में मिलेगा, और वो 3/4 आपको क्या दे देगा, वो भी आपको 0.75 पकड़ा देता है। ठीक है, 1 तो नहीं है पर 0.75 आपका और आ गया। तो इससे आपकी परसेंटेज वैल्यू चेंज निकाल सकते हो आप यहाँ से कैलकुलेट करके। क्लियर है कि नहीं है? गेटिंग और नॉट? तो दैट इज नॉट समथिंग सो कंफ्यूजिंग। अगर आप इसको कैलकुलेट ही करना चाहते हो तो वो कैलकुलेट होके आपका वैल्यू आ जाएगा कि लास्ट में अगर मेरे पास एक वैल्यू आ रही है कि इसको मैंने निकाला 26 टाइम्स, ये 0 यहाँ पर लगेगा, सॉरी, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 से कितना ज़्यादा है उसके हिसाब से परसेंटेज चेंज में निकाल सकता हूँ। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट बिकॉज मुझे पता है कि इसमें से तो कोई आंसर सही नहीं है ना? 32 हो गया। चलो और देखते हैं सवाल क्या है। देखो यहाँ पर क्या है ना कि सवाल पढ़ेंगे, फिर डेटा के लिए तो हम पिछले सवाल में ही जाएंगे, पिछले पेज में जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो हमें कुछ ऐसे समझ में आएगा नहीं, या देख लेंगे, यहीं से लिख लेंगे। चलो क्या कह रहा है सवाल, जरा ध्यान से देखो, चल रही है पेन। ये कह रहे हैं कि दिए गए ग्राफ में फरवरी के महीने में बताना है आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या होंगी एबीसी से, जो टोटल होके आएंगी, टोटल एबीसी से कितना कलेक्शन होगा, और इन्होंने कुछ यूनिट्स डिफाइन किए हैं। ये कह रहे हैं कि देखो फर्स्ट 50 यूनिट्स के लिए इतना पैसा लगेगा। नॉर्मली होता भी ऐसे है, शहरों में ऐसा ही होता है, राइट? अगले 50 के लिए रेट लगेगा 3.5 का, अगले 100 से ज़्यादा के लिए लगेगा वो 5.5। ये क्यों होता है कि भाई जो पुअर हैं, जिनके पास इनकम कम है, जो कम कंजम्पशन करते हैं, भाई उनके यहाँ एसी नहीं होगा, तो एसी नहीं होगा तो ऑब्वियसली उनके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए। तो फर्स्ट 50 यूनिट्स के लिए 2.4, फिर नेक्स्ट 50 के लिए 3.5, 100 के लिए 5. तो कह रहे हैं ये फरवरी के महीने में बताओ। अब देखो फरवरी के महीने में मैं बताता हूँ आपका कंजम्पशन कितना है। ए का जो कंजम्पशन है वो आपका है 42, बी का जो कंजम्पशन है आपका वो है 35, सी का जो कंजम्पशन है वो आपका है 61। फरवरी के महीने में जो ये डेटा आपका लिखा हुआ है वो दिया है 42, 35, 61, राइट? इस तरह का डेटा आपको प्रोवाइडेड है। तो इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे कि भाई कितना टोटल बिल आएगा यहाँ पर, अगर हम ये कैलकुलेट करें तो आपको होगा, देखो इनको पहले के हिसाब से ही पे करना है, 2.4 के हिसाब से पे करना है, इनको भी 2.4 के हिसाब से ही पे करना है, लेकिन इनके पास थोड़ा ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या कैलकुलेशन होगी। 42 और 35 आपका कितना हो गया, 77 हो गया, और 77 ये किस रेट से जाएगा, 2.4, इसका भी 50 2.4 के रेट से ही जाएगा। तो वैल्यू आपकी आ गई ये, प्लस इसके पास जो 11 एक्स्ट्रा है, 11 यूनिट्स, वो इस रेंज में आ जाएगा नेक्स्ट 50, तो वो 3.5 के रेट से पे करेगा। ये क्लियर हो गया आपको कि दिस इज व्हाट द कैलकुलेशन विल बी। सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, है ना? ये वैल्यू देखो आपका हो गया 127 इंटू 2.4। क्लियर? दैट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग टू एनीवन, है ना? प्लस आपका वैल्यू कितना हो गया, 11 इंटू 3.5 आपका कितना हो गया, 33 प्लस 5.5, तो ये हो गया आपका 38.5। ये मैंने यहाँ पर उठा के लिख दिया।
क्लियर। तो देखो ऑप्शन तो कोई मैच नहीं करने वाला फिर से। उसका कारण क्या है कि 7 × 4 अगर हम करेंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा 0.8 और ये 0.5 मिला के मुझे 0.3 दे रहा है। तो या तो कुछ टाइपिंग में डेटा इधर उधर हुआ है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, है ना, समथिंग डेटा में कुछ तो घोटाला हुआ है, क्योंकि आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे भी तो देखो 127 × 2 आप निकालोगे तो 254 आ जाएगा, राइट। तो मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट करके कि ये वैल्यू आपकी 254 हो गई, और जब ये करोगे आपका तो ये आपका 50.8 आ जाएगा, राइट, अगर आपने इसको 4 टाइम्स किया तो। और साथ में प्लस कितना आ गया 38.5 आ गया, राइट। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको सम करेंगे ना तो जो वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं वो कोई मैच नहीं करेगा, बट क्लोजेस्ट ऑप्शन आपका ए आएगा, 348 आएगा, राइट, क्योंकि ये आपका बनेगा 304 में हम कितना जोड़ेंगे 39.3। सो क्लोजेस्ट ऑप्शन ही आएगा। माइट भी टाइपिंग में कुछ डेटा इधर उधर हुआ हो और इसकी वजह से ऑप्शंस मैच ना कर रहे हो यहाँ पर, बट ओवरऑल आपको क्वेश्चंस की क्लैरिटी तो होगी ना कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या लॉजिक था क्वेश्चन के बिहाइंड, दैट इज क्लियर, राइट। चलो अब देखते हैं कौन सा सवाल मैंने कर लिया, 33 हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो डीआई में देखिए प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बस थोड़ा सा जो कुछ डीआईज होती हैं जो थोड़ी बहुत कैलकुलेटिव होती हैं, यू नीड टू टेक केयर ऑफ कि आप वहाँ पर पैनिक ना हो। ये तो हो गया हमारा, 34 देखना पड़ेगा आप। देखिए सवाल क्या है, इस सवाल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द लाइन ग्राफ शोज इलेक्ट्रिक, पूरा सवाल वही है, कह रहा है गिवन ग्राफ में जो डिफरेंस है टोटल इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बिटवीन मंथ ऑफ फरवरी एंड अप्रैल वो कितना है। अब इसे भी बताने की मुझे ज़रूरत होनी चाहिए नहीं, क्योंकि फरवरी का टोटल आप निकाल लेना क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका अप्रैल का टोटल आप निकाल लेना। तो इसमें मैं कुछ नहीं बताने वाला आपको, अप्रैल का टोटल और फरवरी का टोटल निकाल के दोनों का अंतर निकालना है, दैट यू कैन फाइंड आउट। देयर इज नथिंग डिफरेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 34 वी आर डन विद इट, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कौन सा सवाल है। ये एक सवाल है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फिगर में XYZ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। XYZ मतलब ये वाला अंदर वाला जो ट्राइंगल नहीं दिख रहा है वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, और आपका जो XAY है ये वाला एंगल ये आपको 40 दिया हुआ है, 40 डिग्री। XBZ आपको कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि XAB कितना है। XAB कौन सा एंगल है, XAB तो पता ही है। अच्छा XAY आपको दिया हुआ है, XAY और XAB तो एक ही एंगल हो गए, ठीक है। तो पूछ क्या रहे हैं, ओके समझ गया मैं। इसमें आपका ये होना चाहिए आपका एंगल AXB, ये वाला एंगल, तब कुछ सेंस बना, ठीक है। ये 60 के ऊपर पूछ रहा है, राइट। आई थिंक दैट विल बी द वैल्यू दे आर लुकिंग फॉर। सो अगर ये एंगल आपका 60 है, आपको पता है ये वाला एंगल तो 60 डिग्री हो गया, मैं मालूम है ना। दो और एंगल निकालने हैं, यहाँ वाला और यहाँ वाला, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, आप कहोगे अगर ये एंगल 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका XYZ, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हुआ। ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये निकल गया 60 30 90। अच्छा अब अगर ये सब निकल गया तो आपको पता है कि आंसर क्या होगा आपका, ए ही हो सकता है फिर तो, क्योंकि इन दोनों का सम ही 90 डिग्री निकल गया। अब ये 90 निकलेगा तो ये जो भी आएगा वो आपको क्या देना चाहिए, राइट। ये तो ऐसे दिख रहा है ना आपको कि ये भी एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल होगा तो ये 20 होगा, तो 90 + 20 110 बनेगा। बट ये तो पहले ही निकल गया था कि ये दोनों 90 अगर आ गए तो 90 से बड़ा आंसर है तो 110 ही होगा, राइट। तो देखिए इस पेपर में आपको क्या समझना है कि ये कुछ हमने अलग सवाल निकाले थे जो अलग थे, जो हमने अभी तक किए थे वो एग्जैक्टली सेम सवाल थे 12 के दोनों शिफ्ट में। 13 भी बिल्कुल सेम था। हमने क्या किया, अभी 14 की शिफ्ट में ये मुझे नहीं पता कि दोनों पेपर का कॉम्बिनेशन है, शायद एक ही पेपर के सवाल हैं, ये अलग सवाल निकाले गए, राइट। क्लियर और नॉट। अभी हम क्या करेंगे कि फिर से हम क्या करेंगे, अगली शिफ्ट में भी कुछ अलग सवाल निकालेंगे जो इससे डिफरेंट हो, 12 में जो दोनों शिफ्ट में पेपर हुए उससे डिफरेंट हो, ताकि आप जो है कोई ऐसा सवाल ना हो जो सीपीयू में आया हो और वो आपका छूट जाए कि उसका आइडिया कुछ डिफरेंट और आपने नहीं किया हो।
राइट? सो विल डू इट। तो वो आपको चैलेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये 40 है, ये 30 है, 70 हो गया, तो ये टोटल वैल्यू 110 होगी, बिल्कुल कैसे भी निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैं चाह रहा था कि आपका एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा रिवाइज हो जाए, राइट? चलो ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी कल फिर से क्लास लेता हूँ 11:30 सेम टाइम, है ना, और उसमें क्या करेंगे और सवाल निकालते हैं, राइट? जो भी यूनिक क्वेश्चन है वो भी मैं करवा देता हूँ, और आप बिल्कुल पैनिक ना हो। देखिए मेरा जो एक पर्पज़ है आपको ये बताने का कि आप अपनी जो इनहेरेंट ताकत है ना वो आप खुद नहीं जानते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। You do not know the power that is hidden within you. The logic is not something जो मैं कहीं बाहर से ला के आपके अंदर डालूंगा, वो आपके अंदर है, उसे मुझे निकालना है। लेकिन अगर आपके ऊपर खुद का ट्रस्ट ही नहीं है, आई जस्ट गेट दीज स्टेटमेंट्स कि ये एग्जाम में नहीं लगता है, ऐसे कैसे हो जाएगा, आप अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे हो दैट यू आर ए पर्सन हु कैन थिंक। आपको जो चीज़ें बचपन से अभी तक सिखाई गई ना, वो इतना ट्रेडिशनल प्रोसेस था कि जिसमें आपको अपने लॉजिक का इस्तेमाल नहीं सिखाया गया। बट जो चीज़ आपके अंदर इनहेरेंट है, अगर आप उसको डिनाई कर दोगे कि अरे ये कैसे हो जाएगा, मैं लॉजिक कैसे लगा सकता हूँ, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट मे बी वो चीज़ें एक दिन में निकल के ना आए, 2 दिन में निकल के ना आए, थोड़ा टाइम लगेगा, पुराने पाप हैं लंबे, ठीक है। सो थोड़ा वक्त दो, बट अभी आपको केवल प्रीलिम्स में स्कोर नहीं करना है, आपको मेंस में भी स्कोर करना है ना। सो देयर इज अ टाइम, बट यू हैव टू रियलाइज कि हाँ आई नीड टू करेक्ट माई लर्निंग। ट्रेडिशनल प्रोसेस जो आपको आता है ये उसमें वैल्यू ऐड करेगा, यू विल बिकम बेटर बाय लर्निंग दीज थिंग्स, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो जाओगे, राइट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एंड आई टेल यू कि व्हेन यू लर्न दीज थिंग्स यू स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली। अगर आप लॉजिकली क्वेश्चन देखने लगो, राइट, आपका जो कहते हैं ना कि नॉलेज जो होता है वो और या क्वेश्चन करने की जो एबिलिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि आप थोड़ा टॉपिक से इंडिपेंडेंट हो जाते हो, और आप हर क्वेश्चन में आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हो कि मेरी जो अपनी थिंकिंग है, मैं जैसे सोचता हूँ वो मैं कैसे अच्छे से अप्लाई करूँ, राइट? ठीक है। सो दैट इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू कन्वे, दैट बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपके कुछ टॉपिक्स लेट से प्रिपेयर्ड नहीं है तो भी आप अपने लॉजिक पे भरोसा रखो। सवालों में जब सवाल आपके सामने होंगे और अगर आप डर के ये सोच रहे हो कि बगल वाला सवाल कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा नहीं होगा तो मेरे फैमिली वाले मेरे साथ क्या करेंगे, दैट इज नॉट समथिंग यू हैव टू डू, राइट? What you have to do is that when you have a question in front of you in the exam, it should be between you and the question, nothing else. कोई चीज़ और बीच में नहीं आनी चाहिए. I tell you, you can find a way to solve that question. Believe me, you can solve that question with the logic that you have. जो एग्जाम जस्ट इज अबाउट नोइंग बेसिक्स, और वो भी इतने बेसिक चीज़ें होती हैं जो शायद आपको आती होंगी, मैं आपको बता रहा हूँ. Clear or not? It is all about that you have to open up. So just open up, accept that there is something to improve, and accept that the powerhouse of the logic is inside you, right? It is not outside. So once you believe and you start thinking, something will happen. Okay, so let's not be too suspicious about your own logic. You have that, you own it, it's yours, right? We all possess it, so don't doubt it. अच्छा, एक बात और, देखिए 15 क्वेश्चन बचे नहीं है, वो 15 क्वेश्चन ना बिल्कुल वही हैं जो पहले हो चुके हैं, सो उनको कराने का मतलब नहीं है ना. देर आर रेपिटेशंस इन द पेपर, सो आई एम नॉट सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस अगेन, कि जो सेम क्वेश्चन केवल वैल्यू चेंज होकर आया है उसको कराने का क्या सेंस है ना. देर इज नो सेंस टू सॉल्व दैट क्वेश्चन अगेन, सो आई एम नॉट डूइंग इट. तो चलो आप लोग पढ़ाई करो, 1 बज गए, 1.5 आवर, नहीं 35 to 50 क्वेश्चन जो है, समझो ना, आप लोग समझते नहीं हो, फिर वही क्वेश्चन नहीं करा सकता ना मैं. हमने वो क्वेश्चन नहीं लिए हैं जो हम ऑलरेडी करा चुके हैं आपको, वो क्यों करवाएं आपको, आपका समय फालतू में बर्बाद होगा. पुराना वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है. हिस्टोग्राम की जो लोग बात कर रहे हैं ना, मैंने सवाल कराए हैं ना जो पिछले 2 सेट्स में, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मीडियन क्या होता है, मैंने बता दिया उसमें, राइट. सो यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स अदर देन दैट. बाकी कोई इशू है तो बताइए आप लोग. ऑलराइट, सो डोंट पैनिक, जस्ट बी कॉन्फिडेंट. डरने की जरूरत नहीं है. देखिए मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूं कि व्हाट कैन मेक श्योर दैट यू गेट सेलेक्टेड एंड व्हाट बेस्ट कैन यू डू इन द लास्ट वीक और ऑन द एग्जाम डे. जो बेस्ट आप अपने साथ कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, बेस्ट आप अपने साथ यही कर सकते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट दो, ठीक है. जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो कम से कम जो भी आपकी प्रिपरेशन है, जो भी आपकी प्रिपरेशन है, अच्छी है बुरी है, आपको जो भी लग रहा है उससे नीचे नहीं खेल सकते आप, राइट. इफ यू आर एट दिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन लेट्स से,
and you are confident, right, you can perform at least at this level or even more if you use your logic. इस लेवल की प्रिपरेशन में भी आप इतना खेल के आ सकते हो. पर if you are under confident and you are doubting yourself every day, what will happen? You will perform below your potential, and that's a crime. That's a crime. कि आप जिस लेवल पे हो आप उससे नीचे परफॉर्म करके आगे. कई लोग आते हैं ना, कहते हैं यार मुझे आता था लेकिन एग्जाम में कर ही नहीं पाया क्योंकि मैं डर गया. Don't do that. Just be confident that whatever I know, I will perform to my potential. Right? Clear or not? CGL 2017-19 मेंस का सोल्यूशन दीजिए. अभी कहाँ हुआ 19 का मेंस? अभी तो 18 का मेंस नहीं हुआ, और 17 के मेंस का सोल्यूशन मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है. राइट? पंकज जी बात आपकी सही है, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बट क्लास में खड़े हैं तो पी रहे हैं. ठीक है, बाकी टाइम मैं इसका ज़रूर ख्याल रखता हूँ. ओके, ठीक है, बाकी पैनिक मत होइए. जस्ट बी हैप्पी एंड जस्ट मेक श्योर कि ऑन द एग्ज़ाम डे, अगेन आई एम सेइंग, डोंट डू इनजस्टिस टू योर सेल्फ. आप लोगों को देख के डर रहे हो, मुझे पता है. यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ योर सेल्फ, यू आर अफ्रेड ऑफ अदर्स, कि बाकी लोग अच्छा कर जाएंगे और मैं नहीं कर पाऊंगा. अरे बाकी लोगों को छोड़ दो, देख लेंगे बाद में. पहले अपना बेस्ट दे के आओ. ठीक है, उस रेस में बाकी लोग कैसे दौड़ेंगे आप उस पर डिपेंडेंट मत रहो, आप कम से कम अच्छे से दौड़ के आओ. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट? कल क्लास होगी सेम टाइम 11:30 में मिलते हैं हम लोग, है ना? क्लियर? या लेट्स फाइंड आउट सम सीपीओ क्वेश्चंस अगेन. मैं चाहता हूँ ये फिनिश कर दूँ, और कुछ एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं करवाऊंगा जो मुझे लगता है आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकते हैं. सो आई विल डू दैट. व्हाई कट ऑफ ऑफ सीपीओ वाज हायर? डजंट मेक सेंस टू थिंक मच अबाउट इट राइट नाउ. राइट? बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड सीपीओ का कट ऑफ हाई क्यों गया, क्यों नहीं गया. इट डज नॉट मैटर मच फॉर योर सीजीएल एग्जाम. द रीजन इज जस्ट बाई थिंकिंग कि आपका कट ऑफ ज़्यादा होगा सीजीएल के एग्जाम में, राइट? तो उससे क्या 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 हो जाएगा बेटर? आई एम जस्ट आस्किंग यू. राइट? विल यू ओवर अटेम्प्ट? इफ यू विल ओवर अटेम्प्ट, योर एक्यूरेसी विल गो डाउन. राइट? ओवर अटेम्प्ट करने से एक्यूरेसी कमजोर हो जाती है. एक्यूरेसी कम होती है, मार्क्स कम आएंगे. कितना भी स्पीड बढ़ा लो. भाई कार चलाना आपको तेज आता ही नहीं है और आपने अपनी स्किल से ज़्यादा तेज कार चलाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? जल्दी नहीं पहुंचोगे आप, मृत्यु हो सकती है रास्ते में. ठीक है, तो ज़रूरी है कि सेफ पहुंच भी जाओ ना. तो इट इज़ नॉट दैट कि जस्ट बाई थिंकिंग कि मेरे को इतना कट ऑफ जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं खूब तेज सवाल लगाऊंगा. खूब तेज का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो गई. सो कोई भी एग्जाम हो, मैं आपको बता रहा हूँ, जब एसएससी में कट ऑफ 105 जाया करता था तो भी वहाँ एस्पिरेंट्स एग्जाम में धीरे क्वेश्चन करने नहीं जाते थे, तब भी तेजी करते थे भाई, बिकॉज दे वॉन्टेड टू इंक्रीज देयर स्कोर. इन एनी एग्जाम दैट यू गिव, राइट, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? योर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, क्योंकि यू डू नॉट नो व्हाट विल बी द कट ऑफ. यू डू नॉट नो कि कौन सा स्कोर अच्छा है या बुरा है. द ओनली थिंग यू नो इज दैट यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर. राइट? तो ऐसा नहीं था कि जब 105 कट ऑफ जाता था तो लोग कम अटेम्प्ट करके आते थे, क्योंकि उनको पता था कट ऑफ कम जाता है तो कम ही करेंगे. ऐसा नहीं होता था. द सिचुएशन वर डिफरेंट. तब भी एस्पिरेंट्स कोशिश करते थे कि मैं ज़्यादा अच्छा करके आऊँ. ठीक है, जितना अच्छा कर सकता हूँ. तो फंडामेंटल रिमेन्स सेम इन ऑल सिचुएशंस. यू आर देयर टू मैक्सिमाइज योर स्कोर. अगर मैं आपको बोल दूं कि कट ऑफ 120 नंबर जाएगा, जस्ट आई एम सेइंग, तो क्या एग्जाम में आप चुन के 120 नंबर करके आओगे, या आप आराम आराम से ही करोगे, कहोगे अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे 120 नंबर ही लाने हैं. इवन देन यू विल ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर कि भाई अच्छा स्कोर आना चाहिए, टॉप में रहूं. सो द फंडा रिमेन्स सेम. लेट्स नॉट ओवर थिंक अबाउट द कट ऑफ ऑफ सीपीओ, या सीपीओ में कितना गया, यहां कितना जाएगा. फॉरगेट अबाउट दैट. एक बात और बोल रहा हूं, इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा. नॉर्मलाइजेशन होगा तो डोंट वरी मच ना. अगर एक स्लॉट लेट से कठिन है, जैसे लास्ट ईयर हुआ, ऐसा लोगों ने बताया कि लास्ट के स्लॉट्स मुश्किल आए थे या आसान आए थे, आई डोंट नो, कुछ हुआ था, तो लोगों ने कहा कि मेरा शिफ्ट में नुकसान हुआ, फायदा हुआ. दे हैड वैलिड कंसर्न. इस साल नॉर्मलाइजेशन हो रहा है ना, तो अगर एक स्लॉट में लोगों ने कम स्कोर किया है, दूसरे स्लॉट में लोगों ने ज़्यादा स्कोर किया है, दे विल बी नॉर्मलाइज्ड. और स्टैटिस्टिकली जो हम बात करते हैं ना, स्टैटिस्टिकली दोज प्रोसेस आर वेरी गुड प्रोसेस. ऐसा नहीं होता है कि उसमें कोई भेदभाव होता है किसी के साथ. राइट? क्लियर? समझ रहे हो कि नहीं? तो जस्ट
ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस राइट नाउ, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम के पहले आपके इमोशंस बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं रोज, और लोग आपके इमोशंस के साथ खूब खेलते भी हैं. बी काम एंड कंपोज्ड, जस्ट डू नॉट वरी. अगेन आई एम सेइंग, अगर आपने अपने पोटेंशियल से कम परफॉर्म किया तो ये क्राइम है, ये मत करना. और उसके लिए जो भी लोग आपको हताश कर रहे हैं, निराश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, उनको मत सुनो. ठीक है, आपको बस ये सुनना है कि भाई मेरे को जो भी आता है मैं उस पोटेंशियल पे खेल के आऊँगा बस. ठीक है, और मैं इस हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं अपने स्कोर को थोड़ा बहुत अप कर लें बेहतरी से. कोई पैनिक नहीं है, राइट. लेट्स हैव, मैं इसके बारे में अलग से भी बात करूँगा, एक सेशन लूँगा आपका कि एग्जाम के पहले क्या करना है क्या नहीं करना है. सो गेट दैट राइट माइंड सेट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ माइंड सेट इज नॉट करेक्ट, यू आर गोइंग टू द एग्जाम विद ए लूजिंग माइंड सेट. आपने कभी देखा है कि जब क्रिकेट टीम्स, नई नई क्रिकेट टीम्स आती हैं, लेट मी टॉक अबाउट द बांग्लादेश, जब एक नई टीम थी बांग्लादेश, या इवन इंडिया का भी नई टीम रही होगी, राइट. तो कई बार क्या होता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये तो जीत ही नहीं सकते. मानते हो कि नहीं मानते हो? क्लियर नॉट. पता है कि वो इस डल एटीट्यूड से आते हैं कि पता होता है कि इनको तो जीतना ही नहीं है. अनटिल एंड अनलेस कोई चमत्कार ना हो जाए, हमें पता होता है कि भाई ये टीम नहीं जीतने वाली. स्किल तो एक अपना एक अलग पॉइंट होता है, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है मैच खेलते हुए या कैसे करते हुए, राइट, ऐसा लगता है कि इनका कुछ नहीं होना है. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. वो होता है एक लूजिंग माइंडसेट कि दे आर देयर टू लूज, बस वो फॉर्मेलिटी करने आए हैं. और एक होता है माइंडसेट विनिंग का होता है, भले ही पोजीशन कितनी भी खराब हो, कम से कम वो माइंडसेट करेक्ट करके जाओ आप एग्जाम में, है ना. अगर माइंडसेट आपका सही है देन कम से कम आपकी जो भी प्रिपरेशन है आप उसमें एग्जाम में अच्छा करके आ सकते हो. मैं आपको बता रहा हूँ, राइट. प्रीलिम्स के बाद मेंस भी तो है, वहाँ भी मेकअप करते हैं ना लोग. कम स्कोर आता है इधर तो उधर मेकअप कर लेते हैं. सो लेट्स नॉट ओवर थिंक अबाउट द एग्जाम. अपने ऊपर प्रेशर थोड़ा कम करो. बोझा अगर कम होगा, बोझा अगर आपका थोड़ा कम रहेगा तो आप फ्रीली एग्जाम अटेम्प्ट करोगे एंड यू विल डू वेल. जस्ट बिलीव यू विल डू वेल. जितना बेहतर कर सकते हो उतना करोगे आप. ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं. अभी कल मिलेंगे 11:30 पे फिर से. कुछ और नई चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूंगा. सवाल सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगा आपको. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम. और बाकी जाके आप अपने रिवीजन करिए, समय को बर्बाद ना करें. थैंक यू, बाय बाय.